C31 दूसरे आधे के विरुद्ध। सैम चलने लगा और बाकी तीनों उसकी पीठ को घूरकर देखने लगे। उन्होंने वास्तव में बुजुर्ग के शब्दों को सुना और याद किया, लेकिन अब जाकर समझ आया कि उन शब्दों का कितना मतलब हो सकता है। चलो, केवल आधे वरिष्ठ बाहर हैं, उनमें से आधे अभी भी घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि उनके मुख्य आधार के साथ कुछ हुआ है। चलो बस उनके मुख्य आधार पर जाएं और आराम करें घास काटने के लिए, और हम आगे की योजना बना सकते हैं। सैम ने असामान्य रूप से ऊंचे स्वर में कहा। वे तीनों काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और सैम के पीछे चले गए। जैसे ही वे चारों चले गए, एक काली छाया आगे बढ़ी और विपरीत दिशा में यात्रा करने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि दूसरी स्काउट टीम का सदस्य है। सैम ने संकरे रास्ते में अपने कदम रोक दिए और पूरी तरह घूम गया। वह उस आकृति के पीछे की ओर देखकर मुस्कुराया, जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। फिर सैम बोला, योजना में बदलाव। हमें मुख्य गुफा के अंदर एक बड़ा जाल लगाने की जरूरत है और फिर छिपने की एक और जगह ढूंढनी होगी। सैम के फैसले से वे तीनों स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गए और एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे। सैम ने सिर हिलाया और कहा, मुझ पर भरोसा करें। हमारे आराम करने जाने की सूचना पहले से ही टीम के बाकी सदस्यों तक पहुंच चुकी है, जो अभी भी वहां मौजूद हैं। मैंने वास्तव में फिलिप को कमाका था। उन्होंने एक सूचना नेटवर्क बनाने में वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, चलो पहले चलते हैं, भिड़ियो जाग जाओ। हमें यथाशीघ्र अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है, सैम ने कहा और सीनियर टीम की मुख्य गुफा की ओर दौड़ने लगा। इस बीच देखने के मंच पर हर कोई सैम को ऐसे घूर रहा था मानो वे उसकी किसी भी हरकत को भूल जाने से डर रहे हों। उन्होंने वास्तव में अपने क्षितिज का विस्तार किया। उन्होंने सैम को सबसे आम जाल का उपयोग करते हुए और फिर अकेले ही सीनियर टीम के आधे लोगों को बाहर निकालते देखा। हालांकि अन्य तीन भी हैं, उन्होंने वास्तव में बहुत मदद नहीं की। जब उन्होंने स्कोर दिखाने वाली स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि सीनियर टीम में 55 में से 55 सदस्य बाहर हो गए हैं। 35 सैम के अधीन हैं और बाकी 20 सदस्य शेष टीम के अधीन हैं, जिन्होंने सैम का अनुसरण किया। शेष नवसिखुआ टीम ने वास्तव में कुछ नहीं किया। ये लड़का बहुत होशियार है, एक बुजुर्ग ने कहा और बाकी लोग स्वीकृति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। सैम ने वास्तव में जंगल के प्रत्येक संसाधन का उपयोग इस तरह किया जैसे कि वे उसके अपने निजी उपकरण हो। उन्हें सचमुच लगा कि हैरी ने उनका ठीक से उपयोग न करके गलती की है। अब वह इन तरकीबों का उपयोग करके न केवल सभी वरिष्ठों को मूर्ख बनाकर उन्हें अपमानित कर रहा है, बल्कि वह शेष नए खिलाड़ियों की टीम की संभावनाओं को भी कम कर रहा है। रईसों को लगा कि उन्हें जल्द से जल्द उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि सैम की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा और जिस तरह से उसने सभी शिकायतों को याद किया और बदला लिया, वे वास्तव में मुसीबत में पड़ सकते हैं। परीक्षण के मैदान में जबकि सैम और अन्य तीन बाकी वरिष्ठ टीम के सदस्यों से निपटने की योजना बना रहे हैं, फ्रेशमैन बेस कैंप के आसपास के जंगल में कुछ बड़ी घटना घटी। इस स्थिति ने देखने के मंच पर मौजूद सभी दर्शकों का ध्यान भी सैम और उसके समूह से हटा दिया। ऐसे स्थान पर जो नदी पार करने से अधिक दूर न हो। सीनियर आक्रमण दल और कनिष्ठ आक्रमण दल दोनों आमने सामने हैं। दोनों आक्रमण टीमें अभी भी पहली चाल चलने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। भले ही जूनियर आक्रमण टीम ने वरिष्ठ आक्रमण टीम की तुलना में दोगुने से भी अधिक की संख्या में संख्या कम कर दी है, क्योंकि वे लगभग 30 सदस्य थे और वरिष्ठ टीम में केवल 15 सदस्य बचे हैं। जूनियर टीम एक बड़े नुकसान में है क्योंकि अंतिम चरण में अधिक अनुचर हैं वरिष्ठ आक्रमण दल। हैरी ने सीनियर आक्रमण टीम के सदस्यों की ओर देखा और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि वह इस तरह की स्थिति में आएगा। उसने सोचा कि वह आक्रमण टीम के चारों ओर जा सकता है और फिर सीधे अपने मुख्य आधार पर सीनियर्स की रक्षा टीम का सामना कर सकता है और लड़ाई के बीच में क्षेत्र को मिलाने में अपनी किस्मत आजमा सकता है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीनियर अटैक टीम उनसे सीधे भिड़ जाएगी। वह लगभग उन सभी को श्राप देना चाहता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रतियोगिता की शुरुआत में हमारे सिटी लॉर्ड के बेटे हैरी से मिलने का मौका मिला। आप सब क्या सोचते हैं? आक्रमण दल के नेता ने अपने साथियों को व्यंग्यात्मक ढंग से संबोधित किया। मेसन, जल्दी अहंकारी मत बनो। हमने अभी तक ये जानने के लिए संघर्ष भी नहीं किया है कि विजेता कौन है। टीम लीडर का व्यंग्यात्मक अंदाज सुनकर हैरी ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम लोग अपने बारे में इतना सोचते हो कि तुम हमें हरा सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे ज्यादा संख्या में हो। मेसन, जो वरिष्ठ आक्रमण टीम के टीम लीडर हैं, ने कहा। वह नगर रक्षकों के कप्तान का पुत्र है, तो वह स्पष्ट रूप से हैरी से परिचित है और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आप अति आत्मविश्वासी हैं, हैरी ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतनी संख्या में आप हमसे अधिक नहीं हैं। हमला, मेसन दहाड़ा, लेकिन न तो उसने और न ही उसके पीछे के टीम साथियों ने कोई हरकत की। जैसे ही हैरी हैरान हो रहा था, तीन आदमी अचानक नए खिलाड़ियों की टीम के नीचे से मैदान से बाहर आए और उन्हें रोककर हमला कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने एक ही समय में लोगों की देखभाल की और 6 नए खिलाड़ियों को हटा दिया। नए खिलाड़ियों की टीम में तुरंत अफरा तफरी मच गई। जैसे ही हैरी कुछ आदेश देने और स्थिति को नियंत्रित करने वाला था, मेसन और उनकी टीम आगे बढ़ी और हमला करना शुरू कर दिया। आग के गोले, पानी के गोले, हवा के झोंके उड़कर एक दूसरे से टकराने लगे। ये बिल्कुल भी लड़ाई जैसा नहीं है, ये भीड़ की लड़ाई जैसा है। अचानक वरिष्ठ टीम के और भी सदस्य लड़ाई में शामिल हो गए। समाधान सोचने की कोशिश में हैरी को बहुत पसीना आया। तभी एक सीटी की आवाज आई जैसे एक तीर हवा को चीरता हुआ उसकी पीठ में घुस गया। आह है, हैरी दुख से चिल्लाया। जब सिटी लॉर्ड ने देखा कि उसका बेटा घायल हो गया है तो वह तुरंत अपनी सीट पर खड़ा हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हैरी ने उस दिशा की ओर देखा जहां से तीर आया था और उसने देखा कि वरिष्ठ वर्दी में एक युवक नए लोगों पर निशाना साध रहा था और गोली चला रहा था। हैरी को एहसास हुआ कि जीतना असंभव है, भाग जाना यही एकमात्र विचार है जो उसके मन में रह गया है। भले ही यहाँ की टीम बाहर हो जाए, उसके पास अभी भी रक्षा में 20 लोग हैं और विभिन्न स्काउट और युद्ध टीमों के रूप में अन्य 45 लोग हैं। यदि वह अभी भाग सकता है और उन्हें एक ही स्थान पर इकट्ठा कर सकता है और वापस लड़ सकता है, तो वह वास्तव में परीक्षण में अधिक समय तक रुक सकता है। भागने की कोशिश करते समय हैरी ने यही सोचा। तभी दूसरा तीर उसके पैर में लगा। वह गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा।
मेसन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। फिर उसने तरह तरह की हाथ की मोहरें बनाई और जमीन से बहुत सारी लताएं उगाई और हैरी को उसके स्थान पर बांध दिया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हैरी, बेहतर होगा कि तुम अब हार मान लो और गोला सौंप दो। तुम पहले ही हार चुके हो। हैरी ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें अनिच्छा और आक्रोश से भर गईं। वह इस प्रतियोगिता में चमकना चाहता था और सर्वश्रेष्ठ फ्रेशमैन का खिताब अपने नाम करना चाहता था, लेकिन पहले सैम ने आकर उसकी योजनाओं को विफल कर दिया और अब उसे सीनियर अटैक टीम ने पकड़ लिया और वह भी अपने पिता के अधीनस्थ के बेटे के हाथों। उसे लगा जैसे वह अपमानित हो गया है। उसने मेसन के चेहरे की ओर देखा और अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। मेसन को लगा कि वह उसका टोकन तोड़ने वाला है, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। लेकिन हैरी ने चांदी का गोला निकाला और उन्मादी ढंग से अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें झोंकनी शुरू कर दी। मेसन ने अपनी आंखें चौड़ी की और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसे एहसास हुआ कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। चांदी का गोला कई कणों में टूट गया और पाउडर में बदल गया। जो कुछ हुआ उसे सभी ने देखा और हैरी की हरकतों से स्तब्ध रह गए। हाँ, अगर मुझे क्षेत्र के विलय का बोनस नहीं मिल सकता है तो किसी को भी नहीं मिल सकता है, हैरी ने अपना टोकन तोड़ते हुए उन्मादपूर्ण तरीके से कहा। हैरी को मौके से गायब होते देख सभी वरिष्ठ लोग मन ही मन कोसने लगे। नए लोगों के चेहरे पर और भी भद्दे भाव थे जब उन्होंने गोले को नष्ट होते देखा। वे इस तथ्य से अधिक चिंतित थे कि हैरी ने इसे नष्ट कर दिया है। आखिरकार उन्हें सीनियर टीम के खिलाफ जीत की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका टीम लीडर इतना आत्मकेंद्रित होगा और उन्हें टीम के सदस्यों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह बस विलय के अंक चाहता था जो अनिवार्य रूप से उसे सबसे अधिक अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ नवसिखुआ बना देगा। धत, ये गांड का छेद, मैथ्यू ने शाप दिया और फिर अपने बगल वाले से बोला, सिग्नल दो और टीम के सभी सदस्यों को गुफा में इकट्ठा होने के लिए कहो। सभी सदस्य पीछे हट जाएं। मैथ्यू ने दौड़ना शुरू करते हुए कहा। बाकी टीम ने भी पीछा किया और सीनियर्स अभी भी लंबी दूरी के हमलों से आगे बढ़ते रहे। तब तक जूनियर टीम की बाकी आक्रमण टीम सुरक्षित स्थान पर थी। वे केवल 10 सदस्य बचे थे। मेसन ने पीछा करने का आदेश नहीं दिया क्योंकि उसने देखा कि एक स्काउट तेजी से उसकी ओर आ रहा है। उसने सोचा कि कुछ हुआ है और उसने सभी को रुकने का आदेश दिया। कुछ क्षणों के बाद स्काउट अंततः उनके पास पहुंच गया और कांपती आवाज में कहा, मैथ्यू, मुख्य आधार से समझौता हो गया है। बचाव में सभी 50 सदस्य नीचे हैं। जैसे ही बाकी सदस्यों ने ये खबर सुनी तो वे सभी स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मेसन ने गहरी सांस लेते हुए बोला, कैसे? टीम 2 के स्काउट्स के अनुसार जूनियर टीम के 4 लोगों ने डार्कविंड वुल्फपैक को हमारे मुख्य बेस की ओर आकर्षित किया और उन्हें उनके द्वारा पहले से लगाए गए जाल की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। 50 सदस्य पहले ही बाहर हो चुके हैं। स्काउट ने कहा, तुम लोगों को ये कैसे पता चला? जानकारी पहुंचाने के बाद मेसन ने फिर पूछा, टीम 1 ने हमें एक जरूरी रिपोर्ट भेजी है जिसे मुख्य बेस पर पहुंचाना है। जिम्मेदार स्काउट वहां गया और उस दृश्य को देखा जहां परिदृश्य हुआ था और 4 नए लोग आगे की कार्रवाई की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जाहिर है वे जा रहे थे। हम अपने मुख्य अड्डे पर पहुंचे और जब तक हम वापस नहीं लौटे तब तक वहीं छुपे रहे। स्काउट ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म कर दी। मुझे पता था ये होगा। सदाबहार परिवार के पृथ्वी तत्व योद्धा मैच, जो पहली टीम की तिकड़ी का भी हिस्सा है, उसने आह भरते हुए कहा। सभी लोग मुड़े और हैरान भाव से उसकी ओर देखने लगे। डॉमन, आपका क्या मतलब है? मेसन ने पूछा। पहले जब हमने फ्रेशमैन टीम की रक्षा टीम को बाहर निकाला तो हमें एक जानकारी मिली। सैम नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में फिलिप ने हमें चेतावनी दी थी, उसे मुक्त कर दिया गया है और अन्य 3 लोगों ने उसका पीछा किया है। डॉमन ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? आजाद हो जाओ। मेसन ने पूछताछ की, लेकिन दूसरा राउंड देखने वाले कुछ लोग पहले ही समझ चुके थे। वास्तव में ये लड़का सैम प्रथम रैंक का उम्मीदवार है और उसने फॉर्मेशन स्थापित करके बाकी शीर्षों को एक जाल में फंसाकर हरा दिया। वह न केवल हाथों से मुकाबला करने में अच्छा है, वह फॉर्मेशन और तीरंदाजी में भी अच्छा है। उसने हैरी को तब भी हराया जब वह हैरी के सभी समर्थकों से घिरा हुआ था, इसलिए हैरी ने नेतृत्व की भूमिका निभाई और फिर सैम को पूरी तरह से टीम में शामिल नहीं किया और उसे बाहर कर दिया। हैरी के शुद्ध चरित्र के साथ सैम को जितना संभव हो उतना खराब कार्य देकर नीचे खींचे, लेकिन उसने वास्तव में हैरी की बुद्धिमत्ता को कम कर दिया। सैम न केवल स्वतंत्र है बल्कि उसके पास कुछ सहायक भी है, क्योंकि वह संरचनाएं निर्धारित करने और रणनीतियां बनाने में बहुत कुशल है। हम उसे यथाशीघ्र नहीं पकड़ सकते, उसके सिर में दर्द होगा। डोरेमान ने उदास होकर आह भरते हुए कहा। मेसन को भी फिलिप की बात याद थी और टीम के बाकी सदस्यों को भी। ईमानदारी से कहें तो उन्होंने पहले सोचा कि फिलिप सिर्फ अतिशयोक्ति कर रहा है, क्योंकि उनमें से कुछ को भरोसा है कि वे उसकी चाल में नहीं फंसेंगे, और जिन लोगों ने दूसरा दौर देखा उनमें से कुछ ने सोचा कि चूंकि उन्होंने इसे देखा है वे इससे बच सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने 50 वरिष्ठों के बाहर होने की खबर सुनी तो उनके पास शब्द नहीं थे कि क्या कहें। उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि सैम इतना परेशानी भरा होगा। जैसे ही वे नए खिलाड़ियों पर अपनी जबरदस्त जीत से खुश महसूस कर रहे थे, उन्हें खबर मिली कि उनकी टीम आधी रह गई है। वह घृणित बदमाश और कुछ नहीं बल्कि एक कूड़ा है जिसे इस तरह के छोटे मोटे जाल और चालों का सहारा लेना पड़ता है। वह एक काय के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही पूरी टीम चुपचाप सोच रही थी कि क्या किया जाए, तभी किसी ने शाप दिया। जब वे दिशा की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि काल अपने दांत पीस रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। केवल वे ही नहीं, सदाबहार परिवार के लोगों को छोड़कर शेष कुलीन घराने के विद्यार्थी भी इसी स्थिति में हैं। काल ने सबकी निगाहों पर गौर किया और कहा, मैं एक टीम का नेतृत्व करूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह किससे बात कर रहा था। हर कोई अनुमान लगा सकता है और मेसन की ओर मुड़ गया। मेसन ने एक पल सोचा और कहा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी पहले नए लोगों के मुख्य अड्डे पर हमला करेंगे और सैम और उसके अनुयायियों से निपटने के लिए वापस चले जाएंगे। आपने पहले ही सुना है कि उसने भेड़िया झुंड को कैसे लालच दिया। अगर हम अब अलग हो जाएं तो सफलता की दर बहुत कम है। हम पहले ही अपनी आधी से अधिक टीम खो चुके हैं, जो कि इतिहास में पहली बार है कि पिछले नए खिलाड़ियों ने अपने वरिष्ठों के खिलाफ जो उच्चतम स्कोर हासिल किया है वह हमारी हार के आधे से भी कम है। खुद को अपमानित कर स्काउट टीम 2 उन पर नजर रखेगी। टीम में सभी लोग सहमत हुए और सिर हिलाया।
ये देखकर कि वह उन्हें मना नहीं सकता, कार्ल ने अपने दांत पीस लिए और टीम के पीछे चला गया। इसलिए टीम के सभी नए खिलाड़ियों के मुख्य शिविर की ओर चलना शुरू कर दिया। नवागंतुक मुख्य शिविर में इस समय सभी नवसिखुआ एकत्रित हो रहे हैं। सभी स्काउट दल और घात दल सभी आए और एक समूह बनाया। मैथ्यू ने नेता की जिम्मेदारी ली और बात की। मुख्य बेस पर रक्षा टीम समाप्त हो गई है और टीम में केवल हम ही बचे हैं। वरिष्ठ टीम हमारे मुख्य बेस पर हमला करने के लिए आ रही है। हम यहाँ एक स्टैंड लेने जा रहे हैं और जब तक हम बचाव करेंगे और जीवित रहेंगे हम कर सकते हैं। हमें जितना हो सके उतने लोगों को अपने साथ खींचना होगा। हाँ, सभी नए लोग चिल्लाए और अपनी जगह लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ मिनट बाद सीनियर टीम आ गई। टीम में करीब 35 लोग हैं। फिलहाल सीनियर टीम ने टीम के सभी सदस्यों को नदी पार के इस तरफ इकट्ठा किया है। दूसरी तरफ केवल 10 लोग बचे हैं और सभी टीम 2 स्काउट्स का हिस्सा है। टीम 1 10 लोगों की है और टीम 2 20 लोगों की है। टीम 2 के लोग सूचना हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार हैं। अब सभी इकट्ठे हो गए हैं। नए लोगों के मुख्य अड्डे पर लड़ाई शुरू हो गई है और यह पूरी तरह से एक तरफा है। भले ही नए लोगों की टीम में अधिक लोग हों, लेकिन अपने खेती के आधार की हीनता के कारण वे पूरी तरह से सशक्त हो गए और जल्द ही उन सभी को हटा दिया गया और वरिष्ठ टीम को 5 लोगों की कीमत चुकानी पड़ी। सीनियर टीम ने कुछ देर आराम किया और वे सभी चुप रहे। कोई भी खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने कुल 60 लोगों को खो दिया है और यह स्पष्ट अपमान है और यह सब 4 नए लोगों के कारण है। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यह सब एक व्यक्ति के कारण है। उन्होंने केवल 3 अन्य लोगों की मदद से आधी से ज्यादा टीम को आउट कर दिया। इससे उनका मन और उदास हो गया। कुछ घंटों के बाद सूरज पहले से ही आसमान में काफी ऊपर है और प्रतियोगिता खत्म होने में अभी भी 12 घंटे से अधिक का समय है। इस तथ्य के कारण कि हैरी ने गोले को नष्ट कर दिया, प्रतियोगिता जीतने के केवल 2 तरीके हैं। पहला, विपरीत टीम के सभी उम्मीदवारों को खत्म करना और दूसरा, समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी टीम की तुलना में अधिक संख्या में लोगों को खत्म करना। यही कारण है कि मेसन ने सैम और उसके साथियों को खत्म करने के लिए कार्ल द्वारा एक टीम का नेतृत्व करने के विचार को अस्वीकार कर दिया। वह नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो। यदि कार्ल और उनके नेतृत्व वाली टीम का सफाया हो गया तो उन्हें निश्चित रूप से इसका अफसोस होगा। मेसन और टीम के बाकी सदस्य इस समय नदी पार कर रहे हैं। उन्होंने जांच की और पुष्टि की कि नदी के गेटर्स चले गए हैं। उन्होंने नदी पार की और फिर अपने मुख्य आधार की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में टीम के बाकी सदस्य भी शामिल हो गए और वरिष्ठ टीम के शेष 40 लोगों ने धीरे धीरे और सावधानी से यात्रा की जब तक कि वे अपनी मुख्य आधार गुफा से पहले खुले मैदान की ओर जाने वाले संकीर्ण रास्ते पर नहीं आ गए। 10 लोगों की एक टीम सावधानी से संकरे रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ से निकल गई। जब उन्होंने देखा कि पहले देखे गए गड्ढों की तरह कोई जाल नहीं है तो उन्होंने संरचनाओं की उपस्थिति के लिए ऊर्जा के प्रवाह की जांच करना शुरू कर दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ स्पष्ट है, उन्होंने तुरंत समूह के बाकी सदस्यों को आने का संकेत दिया। जल्द ही समूह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा और सावधानी से उसमें प्रवेश किया। रास्ते में उन्हें भेड़ियों के पदचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि भेड़िए सचेत होने के बाद पहले ही अपनी मांद में लौट आए। जब वे अंततः गुफा में दाखिल हुए और पुष्टि की कि वहां कोई जाल नहीं है तो उन्होंने राहत की सांस ली और थोड़ा आराम किया। लेकिन मेसन के चेहरे पर निराशा थी और वह गहरी सोच में था। देखने के मंच पर सभी दर्शक बिना पलक झपकाए दृश्य देख रहे थे, क्योंकि सैम और उसके साथी अभी गुफा के पास एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर हैं और गुफा की ओर देख रहे हैं। सैम सीनियर्स की टीम की गुफा में प्रवेश करने के दृश्य को सावधानी से देख रहा था, जैसे कि वे अंडे के छिलकों पर चल रहे हों। जब उसने उनकी एकाग्रता और सतर्क भावों को देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। बाकी तीनों सैम की ओर देख रहे हैं और उसके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। सैम ने उस गुफा की ओर देखा जो दूर नहीं है लेकिन नजदीक भी नहीं है। फिर उसने काले धातु के धनुष से एक हथियार निकाला और एक तीर मारा। फिर उसने डोरी को उसकी सीमा तक खींचा और किसी भी क्षण आग उगलने के लिए तैयार अपनी स्वर्णिम ज्वाला ऊर्जा को उसमें प्रवाहित कर दिया। फिर उसने बाकी तीनों से कहा, तैयार हो जाओ, शुरुआती हमले के बाद हम उनके साथ हाथापाई करने जा रहे हैं। इसलिए जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले उन पर अपने सबसे अच्छे लंबी दूरी के हमलों से हमला करें। अब आगे बढ़ें और जब आप तैयार हो तो मुझे सूचित करें। जैसे ही उसने खत्म किया बाकी 3 तुरंत आगे बढ़ गए। कुछ पल बाद सिग्नल आया और सैम ने तुरंत तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ एक छेद में घुस गया जो पहले सैम द्वारा बनाया गया था और गुफा में प्रवेश कर गया और एक जोरदार विस्फोट के साथ बीच में जमीन से टकराया और कांच के गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि लाल वाष्प तुरंत गुफा में भर गई थी। मेसन को तुरंत लगा कि कुछ ठीक नहीं है और वह चिल्लाया, यह एक जाल है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा में मौजूद कुछ लोग पहले ही बेहोश हो गए और बाकी लोग बाहर भाग गए। जैसे ही वे अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहे थे अचानक उन्हें खतरे का एहसास हुआ। मेसन ने तुरंत इधर उधर देखा और अचानक उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और देखा कि एक तीर आर पार हो गया है और फिर उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से वह आया था। उसने काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को देखा जिसका बाहरी कपड़ा हवा से थोड़ा सा हिल रहा था। उस आदमी के हाथ में धनुष है और वह सीनियर टीम पर एक के बाद एक तीर चला रहा है, इतनी तेज गति से कि वह उसकी हरकतें भी नहीं देख सकता। वह अपनी स्तब्धता से बाहर आया और छिपने का आदेश देने के लिए अपने साथियों की ओर मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि उन सभी पर लंबी दूरी के विभिन्न हमलों से हमला किया जा रहा था। कुछ लोग मिट्टी में धंसे हुए हैं और कुछ लोगों पर कुछ उड़ने वाले खंजरों से हमला किया जा रहा है। कुछ पानी के गोले भी देखे जा सकते हैं। वह चिल्लाया, सावधान रहें, अपना बचाव करें। वह एक थिन रॉक के पीछे शरण लेते हुए फिर से चिल्लाया। जल्द ही वरिष्ठ लोग होश में आए और खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। जब तक वे शरण में गए और हंगामा शांत हुआ उन्होंने देखा कि टीम के केवल 15 सदस्य अभी भी सचेत थे। लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो जमीन पर बेहोश हो गए और वरिष्ठ टीम का मनोबल गिर गया। चिंता मत करो, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। जब तक हम उन्हें नीचे ले जा सकते हैं और उन्हें हमारी टीम के सदस्यों के टोकन तोड़ने नहीं देते हम उन्हें बचा सकते हैं। मेसन ने अपनी टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए उन्हें चिल्लाया। सभी वरिष्ठों ने अपने दोस्तों की ओर देखा और फिर एक दूसरे से नजरें मिलाईं। जल्द ही किसी ने बात की,
यो बच्चों, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? क्या ये छोटी छोटी तरकीबें ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम जानते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। हाँ, फिर से आपके नेता का नाम क्या है? सैम, ठीक है। मैंने सुना है कि आप करीबी लड़ाई में बहुत महान हैं और किसी से नहीं डरते। आप बाहर क्यों नहीं आते और हमें खुद देखने देते हैं? आप लोग बाहर कैसे नहीं आ रहे? आओ, इन घटिया हथकंडों के बजाय आमने सामने की लड़ाई लड़ें। सभी ने सैम और अन्य लोगों को भड़काना शुरू कर दिया क्योंकि वे अंतहीन बकवास करते रहे। कुछ ही दूरी पर सैम और बाकी तीन भी एक चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं। अब जबकि वरिष्ठ उनसे सावधान है, लंबी दूरी तक आक्रमण करना लगभग असंभव है। सैम एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उकसावे को सुन रहा है। अचानक उसने शॉन को बगल से चिल्लाते हुए सुना, आप सभी अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं। हम 4 हैं और आप 10 से अधिक हैं और आप में से कुछ लोगों की खेती हमसे भी ऊपर है। और आपको हमसे सीधे लड़ने के लिए कहने का साहस है। उसने जोर से उपहास किया। तुरंत सभी उकसावे शांत हो गए। अचानक सीनियर्स की तरफ से एक और आवाज आई, सैम, तुम घिनौने घटिया आदमी हो। अगर तुम सच में एक आदमी हो तो बाहर आओ। अगर मैं तुम्हें आज जीने पर पछतावा न दूं तो मैं अपने आप को दोबारा काल नहीं कहूंगा। ये सुनकर सभी सीनियर्स हैरान और हैरान दिखे। तभी एक और चीख आई, अरे देहाती, बाहर आओ और अपनी किस्मत स्वीकार करो। यदि आपके पास गेंदें हैं तो आप कूड़े का टुकड़ा आए। सीनियर टीम के सभी कुलीन परिवार के छात्र सैम का अपमान कर रहे हैं। अन्य वरिष्ठ जन काफी भ्रमित महसूस कर रहे थे। सैम का एवरग्रीन परिवार को छोड़कर सभी कुलीन परिवारों के साथ झगड़ा है। उस झगड़े के कारण उसने जानबूझकर कुलीन परिवारों के अन्य सभी उम्मीदवारों को निशाना बनाया और उन्हें दूसरे दौर में बहुत पहले ही बाहर कर दिया। अब केवल हैरी और एवरग्रीन के उम्मीदवार हैं। परिवार में नए विद्यार्थियों में कुलीन परिवारों से आने वाले एकमात्र छात्र हैं। डोरमन ने बाकी वरिष्ठों को समझाया और उन्हें इसका एहसास हुआ। उन्हें लगा कि यह सैम कुलीन परिवारों के साथ झगड़ा करने और परिवार के कनिष्ठों को प्रवेश में असफल करने के लिए पागल है। कोई आश्चर्य नहीं, ये काल और अन्य सभी गुस्से में हैं। सबने सोचा। फिर डोरेमोन ने जारी रखा, काल के पास एक अतिरिक्त कारण है। वह फिलिप के साथ एक शर्त हार गया और 5000 स्पिरिट स्टोन चले गए क्योंकि सैम ने दूसरे दौर में अपने चचेरे भाई को हरा दिया। सभी ने काल को अजीब नजरों से देखा। सट्टा लगाने की जहमत क्यों उठानी चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाने की जहमत क्यों उठानी चाहिए जिसे ये भी नहीं पता कि आप उसकी वजह से हार गए? धिक्कार है, एक कुलीन होने के लिए इतना कुछ। आप पेड़ को भी दोष दे सकते हैं क्योंकि जिस पक्षी ने आप पर मलत्याग किया है उसका घोंसला उसी पर है। जो भी बड़े बूढ़े लोग हैं, जो थोड़े विशाल बुद्धि हैं, उनके विचार ऐसे ही रहते हैं। काल ने डोरेमोन की ओर घूरकर देखा और फिर उसने अन्य सभी वरिष्ठों की निगाहों को महसूस किया, जिससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और वह चिल्लाया, सैम, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। इस बीच मेलिसा और अन्य सभी ने सैम की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति उस पर किए गए सभी अपमानों को सुनकर ठंडी और ठंडी होती गई। सैम अचानक खड़ा हुआ और उसने एक डंडा निकाला। ये वह काला डंडा नहीं है जिसका उसने कल उपयोग किया था। इसके बजाय इसका रंग सुनहरा है और सूरज के नीचे चमक रहा है। स्टाफ की सतह चिकनी है और स्टाफ के एक छोर के पास डबल एस कवर का प्रतीक है और इसके पास कुछ नक्काशी है। सैम ने तीनों की ओर देखा और कहा, दूर से मुझे ढक लो। तुम्हें सीधे तौर पर किसी पर हमला नहीं करना है। अगर कोई पीछे से मेरे पास आने की कोशिश करता है तो तुम्हें बस उनका ध्यान भटकाना है। सैम ने कहा और चलने लगा। सैम, ये खतरनाक है, मेलिसा ने पीछे से कहा, लेकिन जवाब में उसे बस एक ठंडी नजर मिली जो यही कहती दिखी, मैं जो कहता हूँ वो करो। फिर वह बिना पीछे मुड़े चला गया। जैसे ही सीनियर्स ने देखा कि कोई उनकी ओर आ रहा है, उन्होंने उसकी ओर देखा और देखा कि सैम हाथ में एक सुनहरी छड़ी लेकर उनकी ओर आ रहा है। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके चारों ओर की आभा पूरी तरह ठंडी और बुरी थी। सैम की अभिव्यक्ति अब पूरी तरह से भयावह है क्योंकि वह उनसे कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया था। फिर उसने डंडे को एक सिरे से पकड़ा और दूसरे सिरे को अपने कंधे पर रखकर भावहीन स्वर में कहा, जिन्होंने मुझे बुलाया वे आ सकते हैं और मेरे चेहरे पर सारी बकवास कह सकते हैं। बेशक संदर्भ यह है कि आपके पास ऐसा कहने के लिए साहस है। उसकी आवाज नर्म लेकिन ठंडी है। बात करते समय वह उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था और बगल की ओर देखता था, जैसे कि उन्हें देखना उसके अधीन था और उन्हें हवा की तरह देखता था। वरिष्ठों ने उसके अहंकारी आचरण को देखा और महसूस किया कि वे अपमानित हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया और उन वरिष्ठों की ओर देखा जिन्होंने सैम को बुलाया और इंतजार किया। जल्द ही लगभग 7 सदस्य अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए और उन्होंने सैम को क्रोध भरी निगाहों से देखा। उन्हें परिवार द्वारा निर्देश दिया गया था, अगर मौका मिले तो उसे मार डालो। हालांकि वे जानते थे कि सैम टोकन तोड़ते ही बच सकता है, फिर भी उन्हें अपनी किस्मत आजमानी थी। सातों ने सैम को घेर लिया। 3 ऐसे हैं जो अंतिम चरण के अनुचर हैं और वे सभी 7वें चरण के हैं। काल उनमें से एक है और एकमात्र जादूगर योद्धा है। शेष 4 सभी मध्य चरण के अनुचर हैं, जिनमें से 3 5वें चरण पर हैं और आखिरी 6वें चरण पर है। सैम ने उन्हें लापरवाही से देखा, जैसे उस पर कोई दबाव नहीं है। इससे वे और भी क्रोधित हो गए और मध्य चरण में से एक व्यक्ति ने एक चाल चली। वह एक योद्धा है और उसने क्रूर आभा के साथ सैम पर अपनी कृपान घुमाई। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसका लक्ष्य गायब हो गया और मध्य चरण के एक अन्य अनुचर के पीछे आ गया, जिसने कोई हरकत नहीं की। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि सैम कैसे बच गया, उन्होंने देखा कि सैम अपने डंडे को बहुत तेजी से घुमा रहा है। उन्होंने देखा कि कर्मचारी और व्यक्ति के बीच संपर्क बिंदु पर सुनहरा धब्बा और सुनहरी लौ की चमक है। इतना ही, इससे पहले कि उन्हें एहसास होता, एक सुनहरी लौ का विस्फोट हुआ और जब तक आग की लपटें खत्म हो गईं, उन्होंने देखा कि जिस वरिष्ठ को इसकी चपेट में आया था वह बेहोश पड़ा हुआ था और उसका शरीर झुलसकर काला पड़ गया था। उन सभी ने उस स्थान को देखा जहां सैम खड़ा था और इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, उन्हें एक और धुंधलापन दिखाई दिया और एक अन्य व्यक्ति भी झुलसकर काला पड़ गया, जैसे उसे आग में भून दिया गया हो। इस बार सैम नहीं हिला और वहीं खड़ा रहा। उसने उस आदमी के चेहरे पर एक पैर रखा और उसके कंधे पर लाठी रखी और छिपकर बाहर आए सभी वरिष्ठों को देखा और अपनी ठंडी निगाहों से उन पर नजर डाली। तभी वहां मौजूद सभी लोगों ने सैम को ये कहते हुए सुना, च TCH
कितने शर्म की बात है कि वे बेहोश हो गए। फिर उसने काल की ओर देखा और कहा, आपका मुझे कचरा कहना सही है। आखिरकार वे अभी भी सांस ले रहे हैं। C32 तीसरा राउंड खत्म। सैम की बातें सुनने वाले सभी लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। उन्होंने उसके ठंडे और भावहीन चेहरे को देखा और फिर उस व्यक्ति को देखा जिसके पैर के नीचे का हिस्सा झुलसा हुआ काला था। भले ही वह अब जीवित है, लेकिन वह इसे ज्यादा समय तक नहीं ले पाएंगे। अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अब उन्हें समझ में आया कि फिलिप ने उससे सावधान रहने के लिए इतनी बार क्यों कहा था। मेसन ने अपना मुंह चौड़ा करके सैम की ओर देखा। ये सचमुच हमारी किस्मत है कि उसके पास एक एक करके हमसे निपटने का धैर्य नहीं है, इसीलिए वह जाल का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसने इसे अपने ऊपर ले लिया और धैर्यपूर्वक एक एक करके वरिष्ठों का शिकार करना शुरू कर दिया तो हम प्रतियोगिता जीतने की चिंता के अलावा और भी अधिक परेशानी में पड़ गए होते। उसने सोचा जैसे जोर से निगल लिया हो। सबसे ज्यादा सदमे में अभी भी कुलीन बच्चे हैं। उन्हें वास्तव में सैम की ताकत इतनी महान होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें अब बाहर निकलने का पछतावा हो रहा था। मध्य चरण के अन्य 2 अनुचर पहले से ही अपने टोकन लेने और भागने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सैम हिल गया और टोकन लेने वाले पहले व्यक्ति को अपने सिर के पीछे कुछ विस्फोट महसूस हुआ। उपस्थित सभी लोगों की आश्चर्यजनक निगाहों के नीचे वरिष्ठ छात्र जमीन पर निश्चल होकर गिर पड़ा और उसके पास पहले 2 पीड़ितों की तरह हल्की सांस भी नहीं है। वह मर चुका है। हर किसी के मन में यही विचार है। मेसन जल्द ही अपनी घबराहट से बाहर आया और आगे आया और हाथ से सील बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही कुछ बैलें जमीन से उगने लगी और सैम के साथ लिपट गईं क्योंकि उन्होंने उसे बांधने की कोशिश की। जैसे ही मेसन अपने साथियों को आदेश देने वाला था, जो अभी भी अचंभित थे, जिस स्थान पर सैम खड़ा था उसने वहां सुनहरी आग का एक बड़ा गोला जलते देखा। कुछ ही सेकंड बाद सारी लताएं राख में बदलने लगी। सैम आग से बाहर आया और मेलिसा और अन्य लोगों की ओर चला गया जो छिपने की जगह से बाहर खड़े थे और विस्मय के साथ लड़ाई देख रहे थे। वह उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, हमारा सहयोग यही समाप्त होता है। जो गुफा के अंदर है उन्हें ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम बीच में आए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसने बात पूरी की और किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और घूमकर चलने लगा। क्या आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है? शॉन ने पीछे से पूछा। सैम उनके कदमों पर रुका लेकिन उनकी ओर देखा नहीं और बोला, कोई जरूरत नहीं है। वह फिर चला गया। उन्होंने सैम की पीठ को देखा जब वह हाथ में लाठी लेकर शान से चल रहा था। शीघ्र ही वे भय से बाहर आए और गुफा की ओर भागने लगे। सीनियर्स ने सिर्फ सीन देखा और कुछ नहीं किया। वे बस देख रहे हैं कि कौन अभी भी उनकी ओर चल रहा है। सैम समूह के बीच में एक केंद्रीय बिंदु की ओर चला गया और वरिष्ठों के चारों ओर देखते हुए लापरवाही से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप वरिष्ठ हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कुलीन परिवारों से हैं या सामान्य परिवारों से, लेकिन आज मैं उनका सिर कलम करने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने शेष 4 कुलीन परिवार के वरिष्ठ छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा। उन चारों को बहुत पसीना आने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैम को जिस अपमान के लिए उन्होंने उकसाया था उसकी इतनी प्रतिक्रिया होगी। उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि सैम के पास केवल 3वें चरण के अनुचर की खेती है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति है कि वह 7वें चरण के अनुचर के साथ आमने सामने जा सकता है और उचित योजना और हथियारों के साथ वह जीत भी सकता है। यदि आप में से किसी को कोई आपत्ति हो तो आप भी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, यदि आप लड़ाई में शामिल होते हैं तो सुनिश्चित करें कि मैं आज मर गया हूं। अन्यथा अगर आप चले भी गए तो मैं बाद में आपको भुगतान करना सुनिश्चित करूंगा। सैम उसी बेपरवाह अभिव्यक्ति के साथ जारी रहा। जैसे ही सभी वरिष्ठ झिझक रहे थे, सैम अचानक आगे बढ़ा और एक अन्य व्यक्ति के पास आ गया जो मध्य चरण में अनुचर था और उसका हाथ तोड़ दिया। ट्रैक उस आदमी की खून जमा देने वाली चीख निकली। वह सैम को भड़काने वाले पहले 7 लोगों में से एक है। जब उन्होंने उसे देखा तो देखा कि उसके हाथ में टोकन है। सैम ने अपना हाथ तोड़ दिया है क्योंकि वह भागना चाहता था। सैम ने उस व्यक्ति को दूर फेंक दिया और वहीं खड़ा हो गया और उन वरिष्ठों की ओर देखा जो संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। उसकी ठंडी निगाहों के नीचे वे सभी एक कदम पीछे हट गए। यहाँ तक कि मेसन को भी दूसरों की मदद करने में झिझक महसूस हुई। उनकी अंतरात्मा ने बताया कि भले ही वे अब सैम के साथ मिलकर उसे मार सके, लेकिन उन्हें एक भयानक कीमत चुकानी होगी जो उनमें से कई को अपंग या मार भी सकती है। काल ने दृश्य को देखा क्योंकि अन्य सभी वरिष्ठ उसके चेहरे पर स्पष्ट भय के साथ पीछे हट रहे थे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। यदि आप लोग अब मेरी मदद नहीं करते हैं तो आप सभी कुलीन परिवार के वंशजों के दुश्मन होंगे। अगर हम यहाँ से जीवित बच निकले तो मैं आपके सभी परिवारों से बदला लूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, सभी वरिष्ठ जो जाने वाले थे अपनी जगह पर रुक गए। इसी बीच सैम के जाल में फंसकर बेहोश हुए लोग भी जाग गए। सैम ने गुफा की ओर रुख किया और देखा कि वहां कोई नहीं है, तो उसने एक आह भरी और अपने आसपास मौजूद सभी वरिष्ठों की ओर देखा। उन लोगों को शामिल करते हुए जो अभी उठे हैं, उनके आसपास लगभग 23 लोग हैं और उनमें से 8 अंतिम चरण के अनुचर हैं, जिनमें से 6 7वें चरण पर हैं और उनमें से 2 8वें चरण पर हैं। ये 2 बिल्कुल मेसन और डोरेमन हैं। सैम ने डोरेमन के कपड़ों को देखा और उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। डोरेमोन समझ गया और बोला, मैं एवरग्रीन परिवार से हूँ। हम आपके साथ कोई विवाद नहीं करना चाहते, इसलिए मैं वहीं रहूंगा। जैसे ही वह बोला, वह और मध्य चरण के 3 अनुचर एक ओर चले गए। मेसन को छोड़कर बाकी भीड़ ने निराश भावों के साथ सैम को घेर लिया। सैम ने फिर मेसन की ओर देखा। मेसन ने अपना सिर हिलाया और सैम से नजर मिलाते हुए बोला, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? यदि संघर्ष तूल पकड़ता है तो ये हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। वह जानता था कि वह इन नेक बच्चों को मना नहीं सकता, इसलिए उन्होंने सैम के साथ अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन सैम के हाव भाव देखकर वह निराश हो गया। फिर उन्होंने सामान्य परिवारों से आए वरिष्ठजनों की ओर देखते हुए कहा, आप लोग पीछे हट सकते हैं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी सीनियर्स जिन्हें काल ने पहले धमकी दी थी, एक कदम पीछे हट गए और राहत की सांस ली। यहाँ तक कि काल भी अपने दांत पीस रहा था और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तकनीकी रूप से मेसन कोई कुलीन नहीं है,
लेकिन उसके पिता शहर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और वह सीधे सिटी लॉर्ड के वरिष्ठ को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए उसने सीधे तौर पर उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मेसन ने अपना रुख अपनाया, सैम आगे बढ़ गया। वह एक प्रेत की तरह था जब वह वरिष्ठों के चारों ओर घूमता था और उन्हें छूता था। चारों वरिष्ठों को पकड़ लिया गया। उनमें से 4 हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सैम को पकड़ने या उसे रोकने में सक्षम नहीं था। वह एक भूत की तरह था और उसकी उपस्थिति गायब होती दिख रही थी। उन्होंने देखा कि उसकी गति में भी पिछली बार की तुलना में काफी सुधार हुआ है। अभी सैम अपने दांत पीस रहा है और पूरी तरह से अपने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सभी बचाव को छोड़ दिया है। यदि वे अब उस पर प्रहार कर सके तो वे एक ही प्रहार में जीत भी सकते हैं। कुछ ही सेकंड में सैम अपनी मूल जगह पर वापस आ गया और खूब पसीना बहाते हुए वहीं खड़ा हो गया। अब सभी वरिष्ठ पहले से ही आक्रमण की स्थिति में हैं। जब योद्धाओं ने अपने हथियार निकाले तो सभी जादूगरों ने हाथ की मुहरें बनानी शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सैम के दूसरे हाथ में क्या है तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिल बैठ गया हो। उसके हाथ में चमड़े की ढेर सारी थैलियां हैं। ये वे थैलियां हैं जिनमें वरिष्ठजन अपने टोकन रखते थे। अब आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सैम क्या करने की कोशिश कर रहा था। उनका हमला करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह उनके टोकन चुरा रहा है। सैम ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और एक बड़ा चमड़े का बैग निकाला और उसमें सभी पाउच रख दिए। फिर उसने अपने कोट की जेब से अपनी निशानियां निकाली और उन्हें चमड़े के थैले में रखकर बंद कर दिया। फिर उसने बैग उस जगह फेंक दिया जहां वह और उसके साथी छुपे थे। उन्होंने सीनियर्स की ओर मुखातिब होकर कहा, अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो दूसरे पक्ष को मरना होगा। जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसने अपनी लाठी पकड़ ली और हमला शुरू कर दिया। इस समय सारा स्टाफ सुनहरी चमक से दमक रहा है और सुनहरी लिप्टों से ढका हुआ है। मिडिल स्टेज इक्वलिटी स्टेज पर एक सीनियर को मारते हुए उसने स्टाफ को घुमाया। जैसे ही वह नीचे उतरा, हिट हो गई। आग की लिप्टों ने निश्चित क्षेत्र को ऐसे ढक लिया जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। जिस वरिष्ठ को चोट लगी वह केवल बेहोश हो गया, लेकिन उसकी चोटें भी हल्की नहीं थी। सैम इन हमलों के लिए वायुमंडलीय आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, बजाय इसके कि उसने पहले हमले के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया था जब उसने पिछले व्यक्ति को मार डाला था। यह सुनिश्चित करना है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहे, लेकिन यह तरीका उसे मानसिक रूप से थका देगा। जब मेसन ने सैम के हमलों को देखा जो कम क्रूर हो गए थे तो वह थोड़ा शांत हो गए, लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ा तनाव महसूस हुआ। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि सैम या उसकी टीम के साथी इस लड़ाई में मरे, क्योंकि वे सभी एक ही अकादमी में होंगे। इसीलिए वह इससे बाहर खड़े हैं। यदि सैम हार गया तो वह कदम उठाएगा और उसकी जान बचाकर उसका एहसानमंद होगा। तब वह वरिष्ठों पर अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है और विवाद में मध्यस्थता कर सकता है। जहां तक सैम के जीतने की बात है तो उन्हें लगा कि यह संभव होगा, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें चीजों के गंभीर होने से पहले सीनियर्स को पीछे हटवाकर इसे रोकना होगा। लेकिन लड़ाई को देखकर उन्हें लगा कि यह गतिरोध में है। सैम की अत्यधिक गति के कारण शुरू से ही सीनियर सैम पर क्लीन हिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंतिम चरण के अनुचरों में 3 श्रेष्ठ फिशकों का सामना करने के कारण सैम को भी थोड़ा कठिन समय हो रहा था। फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं है। यह दृश्य राजसी लग रहा था क्योंकि सुनहरी लौ सैम को केंद्र में रखकर सभी दिशाओं में उड़ रही थी। बूम! अचानक एक आग का विस्फोट हुआ और सैम को इसकी चपेट में आ गया और वह हमले का बचाव करने की कोशिश करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। वह वर्तमान में 7वें स्तर के अनुचर में 2 योद्धाओं और एक जादूगर का सामना कर रहा है। काल अग्नि गुण वाला जादूगर है। उसके पास आए 7 लोगों में से उसने पहले ही एक को मार डाला और बाकी 3 बेहोश हो गए। अब उसे बस अपने सामने 3 लोगों से निपटना है और सब कुछ तय हो जाएगा। सैम ने गहरी सांस ली और तीनों वरिष्ठों की ओर देखा। उसे थोड़ा कठिन समय हो रहा है। जब वह सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, काल बोला, तुम छोटे कमीने हो, पहले का सारा अहंकार कहाँ गया? काल ने सैम पर एक और आग का गोला फेंकते हुए बात की। जब आग की लपटें शांत हुई तो उन्होंने देखा कि सैम वहां सिर झुकाए खड़ा है। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया और काल की ओर देखा तो उसकी निगाहें भयावह हो गईं। वह एक पागल आदमी की तरह है, जैसे उसने अपनी लाठी जमा कर रखी हो। फिर उसने भंडार से एक अजीब सुनहरे रंग की वस्तु निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि कारीगर परीक्षा में बनाया गया हथियार है। अर्धचंद्राकार पंखुड़ियां सुनहरी चमक से चमक रही थी क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के नीचे प्रतिबिंबित हो रही थी। सभी लोग इसे आश्चर्य से देख रहे हैं। देखने के मंच पर भी सभी लोग हथियार को हैरानी से देख रहे हैं। केवल आर्टिसन टावर के लोग ही इसे आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। सभी की आश्चर्यचकित और भ्रमित निगाहों के बीच सैम ने अचानक अपनी चाल चली। वह जगह से गायब हो गया और वह अपने चारों ओर एक खतरनाक आभा के साथ काल की ओर बढ़ने लगा। वह बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा छोड़ रहा है जो कि उसके हाथों में हथियार से निकलने वाली सुनहरी लिप्टों के बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही वह काल के पास पहुंचने वाला था, उस पर पीछे से हमला किया गया। योद्धा ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन जैसे ही वह हिट करने वाला था, सैम ने पलटकर अपने हथियार के कुंद हिस्से से हमले को रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ लहराया और अर्धचंद्राकार ब्लेड में से एक सीधे योद्धा के शरीर में घुस गया क्योंकि उसने इसे सीधे कॉलर की हड्डी के पास एक स्थान से छेद दिया था। जब सीनियर्स ने ये देखा तो वे सभी पीछे हट गए। जिस योद्धा को छेदा गया था उसकी चीख भी नहीं निकल पाती। जब उन सभी की नजर ब्लेड पर पड़ी तो देखा कि वर्धमान ब्लेड का एक भी हिस्सा बाहर नहीं है। यह अपने रास्ते में आने वाले सभी आंतरिक अंगों को काटते हुए सीधे दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गया। सैम के चेहरे पर खून के छींटे पड़े क्योंकि उसने ब्लेड को और गहराई तक धकेला। जब वह इसे अब और आगे नहीं बढ़ा सकता, उसने सीधे योद्धा की पसलियों पर घुटने से लात मारी। दरार दरार दरार। जब सैम सीनियर की पसलियों पर अपने घुटनों से लगातार लात मार रहा था तो चटकने की आवाजें सुनी जा सकती थी। अब तक एक तरफ की सारी पसलियां टूट चुकी थीं। जब कोई चटकने की आवाज नहीं आई तो सैम ने सीनियर के चेहरे की तरफ देखा जो दर्द से भरा हुआ था और आखिरी सांसें ले रहा था। उसने हथियार को कसकर पकड़ लिया और उसे पूरी तरह से नीचे खींच लिया। स्लैश व्यक्ति का ऊपरी शरीर खून के रूप में 2 टुकड़ों में कट गया और आंतरिक अंग जो अब टुकड़ों में है, टूटी हुई हड्डी के टुकड़ों के साथ बाहर आ गए। कुछ वरिष्ठों ने तो घटनास्थल पर उल्टी भी कर दी, लेकिन सैम ने एक पलक भी नहीं झपकाए और फिर काल की ओर बढ़ गया।
इस बार वह दौड़ भी नहीं रहे हैं, बस कदम दर कदम चल रहे हैं। लेकिन दूसरे योद्धा ने जरा भी हलचल नहीं की। सैम काल के सामने खड़ा हो गया और तुरंत उस पर टूट पड़ा। काल आखिरकार अपनी घबराहट से बाहर आया और उसके हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा और उसकी छाती पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। आकर देने वाली चीख जैसे ही वह जमीन पर गिरा। उसने एक ही समय में सैम को नाराजगी और भय से देखा। उसने झट से आकाश की ओर लक्ष्य करके आग का गोला दागा। सैम को उसकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिर से फिसला और इस बार उसने काल की बाह पर निशाना साधा। जैसे ही ब्लेड का संपर्क बाह से हुआ, सैम को पीछे से खतरे का आभास हुआ। उसने अचानक अपनी हरकतें बंद कर दी और किसी चीज से टकराते हुए अर्धचंद्राकार ब्लेड घुमाया। जब उसकी ओर आने वाली वस्तु उसके ब्लेड के संपर्क में आई तो उससे खड़खड़ाहट की आवाज आई और आसपास की हवा एक सेकंड के लिए अस्त व्यस्त हो गई। सैम ने वस्तु को देखा और देखा कि यह एक तीर था। फिर उसने उदासीनता से उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में वह आ रही थी और उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक आदमी हाथ में धनुष और उस पर तीर चढ़ाए खड़ा था। वह पवन तत्व जादूगर योद्धा है जो वरिष्ठों की स्काउट टीम का हिस्सा था। उसने सैम पर एक और तीर छोड़ा, लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ। तीर आते ही सैम ने अपना हथियार घुमाया और इस बार ब्लेड ने तीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। काल धीरे धीरे पीछे की ओर रेंग रहा है। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने पहले ही तीरंदाज के साथ सौदा कर लिया। फिर उसने उस बैग की तलाश की जिसमें सैम ने अपना टोकन रखा था। जब उसने देखा कि वह कहाँ है तो उसकी नजर सैम पर पड़ी जो तीरों से बचाव कर रहा है। वह अपना ध्यान आकर्षित न करने के लिए बहुत सावधान था। तभी अचानक सैम उसकी ओर मुड़ा और उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। सैम छिपने के लिए चट्टान के पीछे कूद गया। फिर उसने हथियार पकड़ लिया और डबल एस चिन्ह को अपने सामने किया और उसकी ओर देखा। अभी यह चिन्ह सीधा नहीं है क्योंकि यह थोड़ा झुका हुआ है। दोनों तरफ कीले प्रतीक के विपरीत हैं, मानो वे इसे सीधा होने से रोक रहे हों। सैम ने हथियार को उसके हैंडल से क्षैतिज रूप से पकड़ा और प्रतीक का मुख ऊपर की ओर कर दिया। फिर उसने प्रतीक को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया और उसे जोर से सीधा किया क्योंकि इससे कीले ब्लॉकों में घुस गई। मेसन सहित उसके आसपास मौजूद भीड़ उसकी अजीब हरकतों को चकित होकर देख रही है। यहां तक कि देखने के मंच पर मौजूद सभी दर्शक भी उसे देख रहे हैं। जब उसने प्रतीक को सीधा किया तो हथियार अचानक लंबा हो गया और 2 ब्लॉक बाहर निकल आए। कंडरा अपनी सीमा तक फैल गया। फिर सैम ने हथियार को लंबावत घुमाया और टेंडन को थोड़ा सा खींच लिया। हथियार अब धनुष की तरह है। सभी दर्शक हतप्रभ रह गए। उन्हें उस हाथापाई हथियार की उम्मीद नहीं थी जो सैम की क्रूर लड़ाई शैली के अनुकूल था जब उसने पहले योद्धा को मार डाला था, लेकिन जब उन्होंने हथियार को धनुष में बदलते देखा तो वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गए। सैम ने एक रैंक वाला तीर निकाला और धनुष पर प्रहार किया। फिर वह छिपकर बाहर आया और दूर तीरंदाज पर निशाना साधा। तीर की नोक पर आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल गोले में बदल गई। फिर वह अचानक संघनित होने लगी जैसे कि उसे बलपूर्वक दबाया जा रहा हो। तभी वह छोटा सा गोला अचानक सुनहरे रंग का हो गया और चमकने लगा। सैम ने ठंडी मुस्कान दी और तीर छोड़ दिया। दूसरी ओर के तीरंदाज को तुरंत खतरे का आभास हो गया और वह वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तीर बहुत तेज था और जब वह उस पर गिरा तो रास्ते में आग का निशान छोड़ गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और आसपास का सारा सामान जलकर राख हो गया, यहां तक कि कुछ चट्टानें भी पिघलने लगी। जब तक विस्फोट साफ हुआ वे केवल एक बड़ा गड्ढा देख सकते थे जिसके बीच में एक जलती हुई लाश पड़ी थी। सैम ने विस्फोट की ओर 2 बार भी नहीं देखा और काल की ओर चला गया जो स्तब्ध भाव से उस दृश्य को देख रहा था। वह धीरे धीरे डबल एस चिन्ह तक पहुंचा और उसे इस तरह घुमाया कि वह वापस अपने मूल रूप में बदल सके। जब वह अंततः काल के सामने आया और उसकी डरावनी आंखों में गहराई से देखा और अत्यधिक हत्या के इरादे का उत्सर्जन किया। फिर वह धीमी आवाज में बोला, आपने मुझे पहले क्या कहा था? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। आखिरकार हर कोई अपनी स्तब्धता से बाहर आया और महसूस किया कि सैम ने क्या किया था। खास तौर पर मेसन अपना पसीना पोंछ रहे हैं। जब सैम ने अपना हथियार बदला तो वह अचंभित हो गया। बाकी घटनाएं पलक झपकते ही घट गईं। उसने सैम की ओर देखा जो अत्यधिक हत्या के इरादे से हमला कर रहा है। यह इतना तीव्र है कि उसे हवा में खून की गंध लगभग महसूस हो रही थी। काल ने सैम की हत्या के इरादे का पूरा खामियाजा महसूस करते हुए अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। फिर वह हकलाने लगा, क्रिम्सन फ्लेम एफ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर तुम मुझे मार डालोगे। इससे काल की बची हुई सारी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे काल के कंधे में ब्लेड मार दिया जिससे जोड़ का आधा हिस्सा कट गया। फिर उसने हाथ को कलाई से पकड़ लिया और पूरी बाह को कंधे से अलग कर दिया। और काला दर्द से चिल्लाने लगी। बाकी सीनियर्स एक कदम पीछे हट गए और दूर रहना चाहते थे। वे इस दृश्य को देखना लगभग सहन नहीं कर सके। दर्शकों के देखने के मंच पर क्रिम्सन फ्लेम परिवार का मुखिया अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने एक भयानक आभा छोड़ी। लेकिन सैम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसका पूरा ध्यान काल पर था जो पत्ते की तरह कांप रहा था क्योंकि उसका सुंदर चेहरा आंसुओं और थूथन से भरा हुआ था। पहले का अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया था। सैम ने फिर ब्लेड दूसरे कंधे पर मारा और कहा, फिर आओ, मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुना। उसकी ठंडी आवाज और उसके सुंदर चेहरे पर भयावह मुस्कान ने उसे इंसान के रूप में शैतान जैसा बना दिया। काल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दरअसल उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सैम ने दयनीय काल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप जानते हैं कि मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? काल ने सिर हिलाया, कोई मुझे कमीना कह रहा है। फिर उसने दूसरे हाथ को फाड़ दिया और एक पैर की जांघ पर ब्लेड मारा और उसे जमीन में गाड़ दिया और फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। नहीं वो, बस मार डालो मी, क्लिया से। नहीं, कार्ल्स की चीखें आखिरकार बंद हो गईं। इसलिए नहीं कि दर्द बंद हो गया, बल्कि इसलिए कि उसके पास चीखने चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी। चारों अंगों को फाड़ने के बाद सैम रुक गया। फिर उसने हथियार जमा कर लिया और काल का पैर अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने मांस को फाड़ दिया और हड्डी को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने हड्डी को आधा कर दिया और काल की ओर देखा जो अब अपने ही खून से लथपथ पड़ा हुआ है।
सैम की क्रूर हरकतों को देखकर हर किसी का खून ठंडा हो गया। उन्होंने सोचा कि सैम नरक के राक्षस की तरह था। वे ये भी भूल गए कि वह एक बार इंसान थे। तभी सबकी नजरों के सामने सैम ने हड्डी की तेज धार सीधे काल के गले में घुसा दी। काल केवल दर्द से कराह सकता था क्योंकि वह मौत के आने का इंतजार कर रहा था। वह बस शांति से मरना चाहता था, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने सैम की ठंडी आवाज सुनी, मुझे आशा है कि तुम अगले जन्म में गूंगा पैदा होगे, नहीं तो तुम अभी की तरह कुत्ते की मौत मरोगे। अपनी बात खत्म करते ही उसने धीरे धीरे काल के शरीर पर सुनहरी आग फैला दी, जिससे वह जिंदा जल गया। आखिरी क्षण तक जब तक उसकी जान नहीं चली गई, काल को राहत का एक क्षण भी नहीं मिला क्योंकि उसे अंतिम क्षण तक अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा था। वह दर्द से मर गया और उसकी आंखों में पछतावा भर गया जब उसने सैम की आंखों को देखा जो पूरी तरह से ठंडी और भावनाहीन थी। सबकी देखते देखते काल राख में तब्दील हो गया। फिर सैम पहले 7 में से बचे हुए योद्धा की ओर मुड़ा। उसने तुरंत चाकू उठाया और अपना गला खुद ही काट लिया। उसे लगा कि सैम की प्रताड़ना सहने से बेहतर है आत्महत्या कर लेना। तभी सैम की नजर उन 4 लोगों की ओर गई जो पहले बेहोश हो गए थे। इलाज के अभाव में वे अब मर चुके हैं। तभी वे थोड़ा शिथिल हुए और ध्यान में बैठ गए। सीनियर टीम के बाकी सदस्यों ने एक दूसरे पर नजर डाली और फिर मेसन की ओर मुड़ गए। मेसन ने अपना टोकन निकाला और बिना कुछ कहे उसे तोड़ दिया। बाकी सभी वरिष्ठों ने भी इसका अनुसरण किया। सारे सीनियर गायब हो गए। तभी सैम मैदान में चला गया और एक घोषणा हुई, तीसरे दौर का मूल्यांकन पूरा हो गया है। विजेता फ्रेशमैन टीम है। उसी समय व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर एक और तेज चीख सुनी जा सकती है। CAARRRRRRLLLLLL C33 कृपया उदार रहें। देखने के मंच पर, मध्य मंच पर लोगों के 2 समूह अलग अलग खड़े हैं। एक फ्रेशमैन ग्रुप है और दूसरा सीनियर ग्रुप है। दोनों ने अभी अभी प्रतियोगिता में भाग लिया है। अचानक मंच के केंद्र में एक रोशनी दिखाई दी और क्रॉस लेग बैठी एक आकृति प्रकाश के विलुप्त होने के साथ धीरे धीरे उभरी। जैसे ही रोशनी दिखाई दी, सभी दर्शक एक कदम पीछे हट गए और काफी दूरी तय कर ली। सभी लोग तरह तरह के भावों से उन्हें देख रहे हैं। उनमें से कुछ उसे भय से देख रहे हैं, कुछ प्रशंसा से, कुछ आक्रोश से। सैम के अलावा ये कौन हो सकता है? सैम वहीं बैठा रहा और चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव के साथ ध्यान करता रहा। कुलीन परिवारों के मुखिया और नगर के स्वामी उसे ऐसे देख रहे हैं मानो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। लेकिन सैम को इसकी कोई चिंता नहीं थी और वह ऐसे बैठा रहा जैसे वह अपने घर में हो। इससे अन्य नवागंतुकों ने उन्हें नए सम्मान की दृष्टि से देखा। उन्होंने साफ देखा कि वह कितनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है। उसके तरीके मौत से भी बदतर हैं। लेकिन अब शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसके सुंदर चेहरे को देखकर वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं हो पा रहे थे। प्रिंसिपल अपनी सीट से खड़े हुए और चुप्पी तोड़ी। इस वर्ष प्रवेश के लिए मूल्यांकन समाप्त हो गया है और नए और वरिष्ठ छात्रों दोनों ने तीसरे दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने सभी नए छात्रों और वरिष्ठों को देखते हुए बात की। हालांकि उन्होंने ऐसे बात की जैसे कि वह उनकी प्रशंसा कर रहे हो। कोई भी कह सकता है उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। जिन भी विद्यार्थियों ने उसकी ओर देखा उनका सिर नीचे झुक गया। फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। तीसरा राउंड नए खिलाड़ियों ने जीता है। अब शीर्ष 3 रैंक वालों को छोड़कर सभी वरिष्ठ खिलाड़ी जा सकते हैं। उनके बोलते ही सभी सीनियर्स मंच छोड़कर अकादमी के अंदर चले गए। विशाल मंच पर केवल 3 वरिष्ठ बचे हैं। वे मेसन, डोरमन और एक अन्य वरिष्ठ हैं जो अंतिम चरण में अग्नि तत्व के जादूगर हैं। प्रिंसिपल ने उनकी ओर सिर हिलाया और फिर नए विद्यार्थियों की ओर देखा। वह फिर बोला, आज से आप सभी स्टारवुड अकादमी के छात्र हैं। आपको अकादमी के अंदर रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा और आप उन कक्षाओं के लिए साइन अप कर सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगे। यदि आप निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप अपने वरिष्ठों से पूछ सकते हैं मदद। अब सूची में नाम छोड़कर आप सभी मंच से उतर सकते हैं। जैसे ही उसने काम पूरा किया तो एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी और सूची में केवल 4 नाम थे और वे नाम सैम, मेलिसा, जैक और शॉन के हैं। मंच पर केवल 4 लोगों के बचे रहने के बाद प्राचार्य ने मंच पर मौजूद 7 सदस्यों की ओर देखा और फिर बोले, अब आप सभी के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। सीनियर टीम हार्वर्ड को तीसरा स्थान, 500 अकादमिक क्रेडिट। सीनियर टीम डोरमन 1000 अकादमिक क्रेडिट का दूसरा स्थान। सीनियर टीम का प्रथम स्थान 1500 अकादमिक क्रेडिट। अब नए खिलाड़ियों की टीम की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों की रैंकिंग 3 प्रकार की होती है। दूसरे दौर की रैंकिंग, तीसरे दौर की रैंकिंग, समग्र रैंकिंग। मैं उन सभी की घोषणा एक ही समय पर करूंगा क्योंकि बहुत अधिक अंतर नहीं है। मेलिसा दूसरे राउंड की रैंकिंग चौथी, तीसरे राउंड की रैंकिंग तीसरी, ओवरऑल रैंकिंग तीसरी, कुल 1000 अकादमिक क्रेडिट। जैक दूसरे राउंड की रैंकिंग तीसरी, तीसरे राउंड की रैंकिंग दूसरी, ओवरऑल रैंकिंग दूसरी, कुल 2500 अकादमिक क्रेडिट। शॉन दूसरे राउंड की रैंकिंग दूसरी, तीसरे राउंड की रैंकिंग तीसरी, ओवरऑल रैंकिंग दूसरी, कुल 2500 अकादमिक अंक। उनके नामों की घोषणा करने के बाद प्रिंसिपल ने सैम की ओर देखा जो अभी भी ध्यान कर रहा है, बिना इस बात की परवाह किए कि क्या हो रहा है। जैसे वह अपना मुंह खोलने ही वाला था कि कोई बोला, प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि वह अकादमी में नामांकन के लिए उपयुक्त है। जिसने अपने क्रिम्सन फ्लेम परिवार का मुखिया बोला। प्रिंसिपल ने उसकी ओर देखते ही भौहें सिकोड़ ली। इस समय अन्य परिवार के मुखियाओं ने बात की। मुझे लगता है कि क्रिम्सन फ्लेम पेट्रियार्क ने सच कहा है। मुझे ये भी लगता है कि वह वास्तव में उपयुक्त नहीं है। हृदय क्षेत्र परिवार प्रमुख ने कहा, मैं सहमत हूँ। ग्रे हाउंड परिवार का मुखिया, मुझे लगता है कि मैंने दाखिले के बारे में पहले ही खुद को स्पष्ट कर लिया है। इस मामले में आपको कुछ नहीं कहना है। प्रिंसिपल की आवाज ठंडी हो गई। तभी नगर स्वामी की आवाज आई, प्रिंसिपल, क्या आपने नहीं देखा वह अपने ही स्कूल के साथियों के प्रति कितना निर्दयी है? वह इतनी कम उम्र में है लेकिन वह इतना शातिर है। उसने अपमान जैसी छोटी सी बात के लिए इतने सारे सदस्यों को मार डाला। अगर हम किसी को पालते तो उसकी तरह ही हमारे अपने घर के अंदर सांप पालने जैसा होगा। वह अकादमी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। प्रिंसिपल कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक अकादमी के एक बुजुर्ग बोल पड़े, प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड ने जो कहा वह समझ में आता है। उनका चरित्र हमारी अकादमी के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।
एक अन्य बुजुर्ग ने आवाज लगाई, वह उन पर अत्याचार करते समय एक पलक भी नहीं झपकाते, वह वास्तव में निर्दयी है। हाँ प्रिंसिपल, आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, वह पहले से ही बहुत क्रूर है। जब प्रिंसिपल ने इन 3 बुजुर्गों को देखा और परिवार के मुखियाओं के चेहरे पर भाव देखा, तो उन्हें स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। ये बुजुर्ग सभी कुलीन परिवारों के अभावग्रस्त हैं। बस, क्या मुझे आप लोगों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभारी कौन है? प्रिंसिपल ने अपनी आवाज ऊंची कर हर बुजुर्ग को चुप करा दिया। क्या मेरी यहाँ कोई राय है? अचानक मंच से आवाज आई। सभी दर्शकों ने मंच की ओर देखा और देखा, सैम जो इस समय ध्यान कर रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से खड़ा हो गया। परिवार के सभी मुखियाओं और बुजुर्गों की ओर देखते हुए उसने अपना शरीर थोड़ा फैलाया। वे सभी उसकी ओर देख रहे हैं कि वह क्या कहना चाहता है। सैम ने बड़ों की ओर मुड़कर कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? उनका प्रश्न सुनते ही सभी दर्शक अवाक रह गए। ये सही है कि उसने वास्तव में कोई भी नियम नहीं तोड़ा, इसलिए उनके पास उसके प्रवेश को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये बुजुर्ग अभी हार नहीं मानना चाहते। उनमें से एक बोला, यह नियमों के बारे में नहीं है, आपके पास निश्चित रूप से चरित्र की कमी है। अपनी निर्ममता से आप समाज के लिए एक ट्यूमर बन जाएंगे, एक अकादमी तो बिल्कुल नहीं। उनका जवाब सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उसे भी बाहर नहीं बुलाया। सैम ने केवल सिर हिलाया क्योंकि उसके चेहरे पर विचारशील भाव थे। फिर उसने परिवार के मुखियाओं की ओर देखा और पूछा, आप लोगों को क्या परेशानी है? जब परिवार के मुखियाओं ने उसकी आवाज में उदासीनता सुनी तो उनके होश उड़ गए, लेकिन वे शांत रहे और क्रिम्सन फ्लेम परिवार के मुखिया ने बात की, आपने हमारी संतान को मार डाला, इसलिए परिणामों से बचने के लिए अकादमी का उपयोग करने के बारे में भी मत सोचो। ओह, मैं उन्हें क्यों नहीं मार सकता? सैम ने उसी उदासीनता से पूछा। क्रिम्सन फ्लेम परिवार के मुखिया को अपमानित महसूस हुआ। वह दांत पीस कर बोला, काल कुलीन जन्म का है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, उसे तो अभी दुनिया देखनी बाकी है, वह तुम जैसे किसान के हाथों कैसे मर सकता है? यहाँ तक कि अगर वह तुम्हें मारने की कोशिश करता है तो यह आपका सम्मान होना चाहिए। उसने ऐसा कहा जैसे कि वह एक सार्वभौमिक सत्य बता रहा हो। सैम को अचानक अवाक महसूस हुआ, जैसे उसने परिवार के मुखियाओं को देखा जो अनुमोदन के साथ अपना सिर हिला रहे थे। उसने सिर हिलाया और बोला, क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु क्यों हुई? परिवार के सभी मुखियाओं ने उसकी ओर देखकर भौहें सिकोड़ ली और वह आगे बढ़ता रहा। क्योंकि आप लोगों ने उन पर अपना पाखंड फैलाया है। आपको उन्हें एक बात बतानी चाहिए थी, वे समाज में रहने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे इसके साथ युद्ध में नहीं रह सकते। वह रुका और जारी रखा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा कारण बताता हूँ कि मैं उन्हें क्यों मार सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपर्याप्त ताकत से उकसाया था। तो क्या हुआ अगर वह कुलीन जन्म का है? वह कमजोर है। तो क्या हुआ अगर उसका भविष्य बहुत अच्छा हो? वह कमजोर है। तो क्या हुआ अगर मैं किसान हूँ? वह कमजोर है। तो क्या हुआ अगर उसकी हैसियत होती? वह अंततः अभी भी कमजोर है। इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपना पाखंड दिखाना बंद करो। फिर वह प्रिंसिपल की ओर मुड़ा और बोला, आप लोग प्रवेश के बारे में क्या निर्णय लेते हैं? इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ बोल पाते, पहले बोलने वाले एक बुजुर्ग ने उनकी पिटाई कर दी। तुम्हारे जैसा अपमानजनक लड़का प्रवेश पाने के बारे में केवल सपना देख सकता है। प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि हमें इसके बजाय उसे सबक सिखाना चाहिए। आपने भी सुना कि उसने कैसे बात की। सैम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और विरोध करने वाले बड़ों और फिर परिवार के मुखियाओं पर अच्छी नजर डाली। फिर उसने प्रिंसिपल की ओर देखकर कहा, वास्तव में मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि यह अकादमी के बारे में है जहां भावी पीढ़ियों का पोषण किया जाता है, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा। वह रुका और जोर से आह भरी। फिर उन्होंने उन बुजुर्गों की ओर इशारा किया जो पहले बोलते थे और जारी रखते थे। एक अकादमी जिसमें ऐसे लोग हैं जो शिक्षक के रूप में शक्ति, अधिकार और धन जैसी चीजों से अपने शिक्षण मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे इससे बहुत उम्मीदें नहीं है कि यह किसी अच्छे छात्रों का पोषण कर सकता है। जहां तक मुझे पता है, छात्र की गुणवत्ता उस शिक्षक पर निर्भर करेगी जिसने उनका पालन पोषण किया है, इसलिए मैं इस विद्यालय में प्रवेश से इनकार करता हूं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने सबकी आंखों में आश्चर्य देखा, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल हैं। फिर उसने कुलीन परिवार के मुखियाओं की शक्ल देखी, जो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए लेकिन खुश भी हुए। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह उत्तेजित हो पाते, सैम ने कुछ ऐसा किया कि सचमुच उनके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़ने जैसा महसूस हुआ। सैम ने 2 बैज निकाले और उन्हें अपनी आस्तीन से रगड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने उन दोनों को कोट के ऊपर अपनी छाती पर पिन कर लिया। फिर उसने दर्शकों की सभी स्तब्ध निगाहों को देखा और अंत में परिवार के मुखियाओं पर रुक गया। फिर उन्होंने बात की, मुझे मारने के लिए शुभकामनाएं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। यदि आप लोग मुझे मारने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, या यदि आपको लगता है कि थोड़ी सी भी संभावना है कि मैं बच सकता हूँ, बेहतर होगा कि आप वहीं रहें और कुछ न करें, क्योंकि यदि आप मिस, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं बिल्कुल भी मिस न करूं। वह मंच से उतरकर बाहर की ओर चल दिए। परिवार के मुखियाओं के चेहरे देखने लायक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि सैम ने कौन से बैज पहने हुए थे। वे छद्म रैंक 2 कारीगर और विद्वान कारीगर के बैज हैं। अब उन्हें इस बात पर पसीना आ रहा है कि उन्होंने सैम को कैसे नाराज किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे मारने की भी योजना बनाई। अब उन्हें इसका बहुत पछतावा है। सैम की पीठ को देखते हुए फिलिप और उसके दोस्त उसके पीछे चले गए। सिटी लॉर्ड और क्रिम्सन फ्लेम परिवार के मुखिया ने जाने से पहले हिली और फ्रेया को झिझकते हुए देखा और उसी भावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ चले गए, लेकिन उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वे पहले से ही अपने किए पर पछता रहे हैं। वे सैम को और अधिक नाराज नहीं करना चाहते। फिलिप और अन्य लोगों ने सैम से मुलाकात की। सैम के हाव भाव को देखकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या बोले और बस साथ साथ चलते रहे। लेकिन कुछ देर बाद फिलिप ने चुप्पी तोड़ी। सैम, क्या आप निश्चित हैं आप अकादमी में शामिल नहीं होना चाहते? उसने चिंतित स्वर में पूछा। सैम बस चुप रहा। दरअसल वह अकादमी के शिक्षकों के रवैये से काफी नाराज थे। उसके खामोश चेहरे को देखते हुए फिलिप ने आगे कहा, दरअसल इस बार अकादमी का चयन सामान्य मूल्यांकन से कहीं अधिक है। मेरे पिता के अनुसार काउंट नोबल टाइटल शहर में कुछ बड़ा होने वाला है।
यही कारण है कि फ्रेया, हेली और पॉल सभी को पिछले साल भी प्रवेश मिला था, हालांकि वे सभी केवल दीक्षा में हैं। मेरे पिता ने कहा कि गिनती के लिए युवा प्रतिभाओं की आवश्यकता है, इसलिए यदि आप प्रवेश अस्वीकार करते हैं तो आप यह अवसर चूक सकते हैं। फिलिप के शब्दों पर सैम के हाव भाव बदल गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने उनकी ओर देखा और अंततः हेली और फ्रेया पर रुक गया। बस इसके बारे में भूल जाओ, चलो चले, मुझे कुछ करना है, वह बोला और बाकी लोग चुपचाप उसका अनुसरण करने लगे। कुछ देर बाद 6 लोगों का समूह एक जगह आया जिसे देखकर फिलिप और अन्य लोग आश्चर्य से देखने लगे। वे एक शिलालेख टावर के सामने हैं। जब उन्होंने देखा कि सैम टावर की ओर जाने वाला है, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो जाता है कि कुछ घटित होने वाला है। आखिरकार 2 घंटे के बाद वे सैम के नेतृत्व में बाहर आए। सैम के पास एक लाल रंग का बैज है जिसके नीचे 1 और 9 सुनहरे सितारे हैं। फिर ब्रश और स्क्रॉल का प्रतीक है और उसके नीचे एक रून है। टावर के सभी लोग और स्टाफ में हड़कंप मच गया। फिलिप और अन्य लोग भी उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। वे अभी भी अचंभित हैं क्योंकि वे सैम के पीछे चल रहे थे, बिना ये सोचे कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि उन्हें पता चलता वे दूसरी जगह पर हैं, तब वे फिर अवाक रह गए। वे फॉर्मेशन टावर के सामने थे। इस बार उन्हें लगा कि उनका दिल अपनी जगह से बाहर आ गया है। उन्होंने सैम को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। जब उन्होंने अपनी तुलना उससे की, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद सैम के पास समान 1 और 9 सितारों के साथ एक नीले रंग का बैज है, लेकिन इसके नीचे एक गठन ध्वज है। अपने सीने पर बैज देखकर सैम को काफी संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन फिर उसने उन्हें उतार दिया और अपने कोट के अंदर पिन कर लिया और फिर फिलिप और अन्य लोगों की ओर मुड़ गया। चलो आज मेरी दावत हो जाए। फिर वह रिवरसाइड हवेली की ओर चल दिया। शाम हो चुकी थी। नदी किनारे स्थित हवेली में सैम और फिलिप आग के चारों ओर बैठे हैं। लॉ के ऊपर कई पक्षी हैं। सैम ने इन पक्षी प्रकार के जानवरों को मूल्यांकन मैदान से लिया। जब पक्षी भुना रहे थे तो हर कोई चुप था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। आज उन्हें बहुत सारे आश्चर्य हुए। पहला ये कि सैम कहीं अधिक शक्तिशाली है और दूसरा ये कि सैम रैंक एक इंस्क्रिप्शन मास्टर और फॉर्मेशन मास्टर बन रहा है। सैम ने उनके चेहरों की ओर देखा और आह भरने के बाद बोला, सुश्री फ्रेया, सुश्री हेली, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे पता है कि यह आप लोगों के लिए आरामदायक नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा। मैं सिर्फ हमारे रिश्ते के आधार पर आपके परिजनों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता काफी करीब है। इसलिए अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जैसे ही सैम बोला, हेली और फ्रेया दोनों एक पल के लिए ठिठक गईं। फिर फ्रेया बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में मैं और काल वैसे भी करीब नहीं है। वह मेरे पिता की एक नाजायज संतान है और हमारे बीच कोई अच्छे संबंध नहीं है। वास्तव में मैं उससे दिल से नफरत करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं डर था मेरे परिवार ने जो किया उसके लिए आप मुझसे नफरत करेंगे। जैसे ही फ्रेया की बात खत्म हुई, हेली ने भी कहा, जो कुछ हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हैरी भी एक रखेल का बेटा है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह रुकी और फिर एक गहरी सांस ली और फिर फ्रेया की ओर देखा। फ्रेया की नजर भी उससे मिली और उन दोनों ने सिर हिलाया और फिर से सैम की ओर मुड़ गए, जबकि हेली ने बात जारी रखी। दरअसल हम ही वो हैं जिन्हें हमारे परिवारों ने जो किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हमें भी एक एहसान मांगना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अगर हमारे परिवार आपको और नहीं भड़काएंगे तो आप उदार हो सकते हैं। वे दोनों उसकी ओर विनती भरी दृष्टि से देखने लगे। वे दोनों डरे हुए थे, क्योंकि एक कारीगर, शिलालेख मास्टर और एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में सैम की स्थिति के साथ उसे बस एक शब्द कहने और कुछ वादे करने की जरूरत है। फिर बहुत सारे व्यक्तिगत कृषक होंगे जो उससे बदला लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए वे उनसे गुहार लगा रहे हैं। सैम ने फिर सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई और उन्होंने शांति से ग्रिल्ड मांस खाया। इस बीच सैम द्वारा प्रवेश अस्वीकार करने और एक कारीगर के रूप में उसकी स्थिति की खबर शहर में फैल जाने से शहर के कई लोग गुस्से में हैं। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली खबर सुनी। परीक्षा स्थल छोड़ने के बाद सैम इंस्क्रिप्शन टावर और फॉर्मेशन टावर पर गया और रैंक 1 परीक्षा उत्तीर्ण की। खासकर परिवार के मुखिया बेचैन हैं। वे मुलाकात करके समझौता करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक और शख्स है जो अब बेचैन है। वह अकादमी के प्राचार्य हैं। सैम के प्रवेश न लेने को लेकर वह पहले से ही थोड़ा पछता रहा है। अब जब उसने सुना कि सैम एक शिलालेख मास्टर और फॉर्मेशन मास्टर भी है, तो वह तुरंत अपना आपा खो बैठा। मुझे तुरंत कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा नुकसान मैं उसे जाने नहीं दे सकता। बाहर चलते हुए वह बुदबुदाया। C34:100,000। सैम नदी के किनारे अन्य लोगों के साथ खाना खा रहा था, तभी उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उनकी ओर आते देखा। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। केवल उसे ही नहीं, यहाँ तक कि फिलिप और अन्य लोगों को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो शख्स आया था वह कोई और नहीं बल्कि स्टारवुड एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। जब प्रिंसिपल ने फिलिप और अन्य लोगों को सैम के साथ खाना खाते देखा तो उनके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत समय पर आए थे। आखिर कौन चाहेगा कि खाने के दौरान डिस्टर्ब हो। उसकी अजीब अभिव्यक्ति को देखते हुए फिलिप और अन्य लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और एक साथ खड़े हो गए। हम कल तुम्हारी तलाश करेंगे सैम, अलविदा। उन्होंने विदाई ली और सैम और प्रिंसिपल को अकेला छोड़ दिया। उनके जाने के बाद सैम खड़ा हुआ और उसने प्रिंसिपल को हवेली के अंदर बुलाया और बैठ गया। फिर आखिरकार वह बोला, आदरणीय प्रिंसिपल की यात्रा के लिए मुझे क्या देना होगा? उसने शांत स्वर में पूछा। प्रिंसिपल थोड़ा झिझके और फिर आखिरकार बोले, मैं चाहता हूं कि आप अकादमी में शामिल हों। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी सैम को काफी आश्चर्य और उलझन महसूस हुई, क्योंकि चाहे उसके पास कितनी भी युद्ध कौशल या प्रतिभा क्यों न हो, वह अभी भी एक अनुचर है। लेकिन प्रिंसिपल स्वयं सिटी लॉर्ड के ही स्तर का है, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए यहाँ आकर खुद को विनम्र करेंगे। फिर उसने उसी उदासीन भाव से पूछा, क्यों? प्रिंसिपल फिर थोड़ा झिझके। उन्होंने कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है।
दरअसल अगर यह सामान्य समय होता तो मैं आपको अकादमी में शामिल होने के लिए कहने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन इस बार यह काफी गंभीर है। आप शायद नहीं जानते होंगे, इस साल कुछ ही दिनों में हमें एक बैच भेजना होगा। काउंट शहर में युवा प्रतिभाएं आ रही हैं क्योंकि काउंट युवा प्रतिभाओं की तलाश कर रहा है। ये सुनकर सैम ने सिर हिलाया। वह वास्तव में ये जानता था क्योंकि उसने इसे फिलिप से सुना था। प्रिंसिपल ने आगे कहा, लेकिन इसमें जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। जो नई प्रतिभाओं की तलाश कर रहा है वह काउंट नहीं बल्कि स्वयं सम्राट है। इस रहस्योद्घाटन पर सैम ने गहरी सांस ली। सम्राट इस सुदूर स्थान पर भी प्रतिभाओं की तलाश कर रहे हैं। उनके मन में एक ही सवाल है, क्यों? प्रिंसिपल ने मानो प्रश्न को भांपते हुए कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि वह युवा प्रतिभाओं की तलाश क्यों कर रहे हैं, लेकिन खोज पूरे साम्राज्य में हो रही है, यानी पूरे पश्चिमी महाद्वीप में। चयन का मुख्य मानदंड शक्ति नहीं बल्कि क्षमता और प्रतिभा है। खबर शहर के कुलीन परिवारों के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि काउंट को भी यह नहीं पता था कि ड्यूक ने उसे प्रतिभाओं की तलाश करने के लिए कहा है। मेरे पास ये जानकारी केवल इसलिए है क्योंकि मेरा रिश्तेदार काफी शक्तिशाली है। उल्लेखनीय प्रभाव। प्रिंसिपल फिर रुके और सैम की ओर देखा। वह देखना चाहता है कि क्या सैम समाचार से प्रलोभित होता है, लेकिन वह उसी शांत अभिव्यक्ति से निराश था। फिर उसने एक लंबी सांस ली और आगे बोला, 3 वर्षों में शाही राजधानी में इस चयन प्रक्रिया के कारण सभी प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को इकट्ठा किया जाएगा। सटीक रूप से राजकुमारी के 18वें जन्मदिन के लिए। उस दिन एक टूर्नामेंट होगा और अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अकादमी में दाखिला लें और मैं आपको काउंट शहर भेजूंगा, उसने कहा और सैम की आंखों में एक शांत भाव देखा। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। उस नजर के नीचे प्रिंसिपल ने आखिरकार हार मान ली और कहा, वास्तव में यदि उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो चयन करने वाले को भी लाभ होगा। स्टारवुड अकादमी को अधिक संसाधन और अवसर दिए जाएंगे। अंत में सैम ने सिर हिलाया। उसे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रिंसिपल केवल इसलिए यहाँ आया था कि वह सैम को अवसर दिलाने में मदद करना चाहता था। इस दुनिया में कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उसने कुछ देर सोचा और पूछा, आप चाहते हैं कि मैं स्टारवुड अकादमी की ओर से जाऊं ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके? प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। तो आप यहाँ के कुलीन परिवारों और यहाँ तक कि शहर के स्वामी को भी नाराज करना चाहते हैं? सैम ने फिर पूछा, उन्हें नाराज करने वाली क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे वे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वे शहर के कुछ बड़े लोग हों, लेकिन वे सभी काउंट के अधीनस्थ हैं। अगर काउंट को पता होता कि उन्होंने आपकी प्रतिभा से किसी को नाराज किया है, खेती के साथ साथ पेशे, वह खुद आ सकता है और उनसे निपट सकता है। वे आपके रिश्ते में सुधार करने के लिए कल सुबह तक आपसे मिल भी सकते हैं। कुलीन परिवारों के बारे में सोचते ही प्रिंसिपल ने व्यंग्य किया। फिर ठीक है, 100,000 स्पिरिट पत्थर, सैम बोला और प्रिंसिपल सदमे में डूब गए। क्या उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना? 100,000 स्पिरिट पत्थर? तुम जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेते? जैसे ही वह इस विचार को अस्वीकार करने वाला था, सैम ने फिर से बात की, क्या भुगतान नहीं करना चाहते? ठीक है, फिर मैं कल माउंटेन लेक सिटी और मिस्टी रिवर सिटी का दौरा करूंगा और देखूंगा कि क्या वे भुगतान करना चाहते हैं। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने एक ही सांस में सैम की 18 पीढ़ियों का अभिनंदन करना चाहा। धिक्कार है, मैं बहुत भोला बन रहा था। मैंने सचमुच उसे 15 साल का बच्चा समझा और उसे सब कुछ बता दिया और अब वह उससे बेदाग बच रहा है। उसने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं कल स्कूल में रिपोर्ट करूंगा। सैम ने विदाई ली। हवेली से बाहर निकलते हुए प्रिंसिपल ने मन ही मन कोसा। कुछ देर बाद सैम ने वह हथियार निकाल लिया जिसका इस्तेमाल उसने काल और अन्य लोगों को मारने के लिए किया था और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। हथियार ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा उसने सोचा था कि यह काम करेगा। उनके डिजाइन ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उनके हथियार ने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह कैसे काम करता है, क्योंकि ये 2 मोड में बदल सकता है। उत्तर वास्तव में बहुत सरल है। सैम ने द्रव यांत्रिकी के सबसे बुनियादी नियमों का उपयोग किया और वह है पास्कल का नियम। उन्होंने बस पास्कल के नियम के सिद्धांत का उपयोग किया, जो यह है कि दबाव सभी दिशाओं में समान है। इसका उपयोग आमतौर पर आधुनिक धरती पर वाहनों के ब्रेक में किया जाता है, क्योंकि उच्च स्तर पर इनका उपयोग करने के लिए सामग्री और तरल पदार्थ की कमी होती है। लेकिन यहाँ सैम ने जानवरों के खून को तरल पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया और इसे गोल्डन ब्लड टाइगर की हड्डियों से बने पिस्टन से संपीड़ित किया। ये सबसे कठिन रैंक 2 सामग्रियों में से एक है। उसने जो किया वह बस पिस्टन को रखना और तरल पदार्थ को संपीड़ित करना और बॉक को उसी स्थिति में रखना था। वेजेस वे ताले हैं जो उन्हें स्थिर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे ही वह डबल एस चिन्ह को घुमाकर वेजेस पर अधिक बल लगाता, हथियार का विस्तार होता। सैम ने हथियार अपने सामने मेज पर रखा और फिर एक तेज सुनहरी वस्तु निकाली। ये सुनहरे रक्त वाले बाघ के पंजों में से एक है। उसने एक कील पकड़ ली और हथियार पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। काम पूरा हो जाने के बाद उसने उसे उठाया और उन नामों को देखा जो उसने लिखे थे। प्रत्येक ब्लॉक पर एक शब्द है। एक तरफ गोल्डन और दूसरी तरफ क्रीसेंट शब्द लिखा है। हथियार को भंडारण में रखते समय सैम ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह इस दुनिया में उनके द्वारा बनाया गया पहला हथियार है। जैसे ही वह शयनकक्ष में दाखिल हुआ, उसने खिड़की से एक कौवे को अंदर आते देखा। सबसे पहले उसने सोचा कि यह यान्वू है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह नहीं था। जैसे ही वह उसे फेंकने वाला था, उसे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने कौवे को करीब से देखा। कौवे के पैर में कुछ बंधा हुआ था। वह काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा था। सैम ने कौवे को अपने हाथों में लिया और काला कपड़ा खोल दिया। तभी उसे एक सुनहरा पंख और नोट भी दिखाई दिया। उसने तुरंत सुनहरे पंख को पहचान लिया। ये यान्वू का है। फिर उसने हैरान होकर नोट खोला और फिर उसे पढ़ा। सैम, ये यान्वू है। अभी मैं किसी महत्वपूर्ण काम के बीच में हूँ और फिलहाल आपके पास नहीं आ सकता। मैं आपको ये सूचित करने के लिए यह नोट भेज रहा हूँ कि मैं इसे 10 दिनों के समय में नहीं बना पाऊंगा। मैं यथाशीघ्र वापस आऊंगा, लेकिन यदि संभव हो तो फाल्कन क्लिफ सिटी की यात्रा करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता था कि आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। अलविदा। जैसे ही सैम ने नोट पढ़ना समाप्त किया, उसकी भौहें चढ़ गईं।
वह थोड़ा चिंतित था, क्योंकि जो कोई नोट लिख सकता है उसे निश्चित रूप से एक इंसान होना चाहिए, और जहां तक सैम जानता है, कोई भी इंसान वास्तव में गोल्डन सन क्रो जैसे संत जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने के लालच को नियंत्रित नहीं कर सकता है। सैम इंसानों पर इतना विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसे एक यात्रा करनी पड़ी, लेकिन उससे पहले उसे यह पता लगाना होगा कि वहां कैसे जाना है। जैसा कि उसने सोचा था, वह फिलिप से जानकारी प्राप्त करने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन अंधेरे आकाश से उसने इस विचार को त्याग दिया और बिस्तर पर चला गया। मूल्यांकन में उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उन्हें कुछ आराम करना पड़ा। अगले दिन सुबह फिलिप ने सुबह सुबह सैम की हवेली की ओर रुख किया। बाकी लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें छुट्टी के बाद स्कूल के पहले दिन की तैयारी करनी थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास तैयारी के लिए कुछ भी नहीं है? कदापि नहीं, लेकिन एक बड़े भाई के रूप में उनके कुछ फायदे भी हैं। उसे सैम की हवेली की ओर धीरे धीरे चलने में समय लगा, मुख्यतः भीड़ के बीच गपशप के कारण। हर कोई प्रिंसिपल के सैम की हवेली के दौरे के बारे में बात कर रहा है। वो कुछ विवरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, और जब अंततः उसे खबर मिली तो वह कुछ सेकंड के लिए मौके पर ही खड़ा रहा। खबर है कि सैम ने अकादमी में शामिल होने के लिए प्रिंसिपल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। फिर वह जल्दी से हवेली की ओर भागा और देखा कि सैम धीरे धीरे बाहर चल रहा है। उन्होंने सीधे उनका रास्ता रोका और पूछताछ की, आप अकादमी में शामिल हुए? आपको कैसे मालूम? सैम ने भौहें चढ़ा दी। केवल उन्हें और प्रिंसिपल को ही यह पता होना चाहिए, है ना? फिलिप को यह ज्ञान क्यों था? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कैसे पता? शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। चलो मुझे बताओ, तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सैम ने सीधे सवाल को नजरअंदाज कर दिया और चलना शुरू कर दिया, क्योंकि फिलिप उसके पीछे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर चलने के बाद वे अंततः अकादमी पहुंचे। सैम को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आप जानते हैं फाल्कन क्लिफ शहर कहाँ है? फिलिप ने रुककर पूछा, क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे बताओ। ये काउंट शहर है जिस पर हमारे शहर का नियंत्रण है। आपका वहाँ क्या व्यवसाय है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक बार इसे देखना चाहता हूँ। बातचीत खत्म हुई, फिर दोनों अकेडमी के अंदर चले गए। फिलिप सैम को छोड़कर अपने आवास की ओर चल दिया। सैम उस स्थान पर गया जहां सभी नए लोग एकत्रित हुए थे। जब बाकी नए लोगों ने उसे देखा तो सभी ने एक निश्चित दूरी बनाए रखी, लेकिन फुसफुसाते हुए उन्होंने उस पर अजीब निगाहें डाली। लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जल्द ही कुछ लोग उसकी ओर बढ़े। वे जैक और शॉन हैं। मेलिसा दूर से उसे देख रही है और आने या न आने में झिझक रही है। हेलो सैम, जैक ने उसका अभिवादन किया। सैम ने सिर हिलाया और शॉन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अजीब भाव थे। शॉन को अब समझ आया कि सैम ने उसके बट पर इतनी बार लात क्यों मारी, क्योंकि उसने कहा था कि वह जैक से पहले सैम को लात मारेगा। लेकिन उस समय वह वास्तव में नहीं जानता था कि सैम कौन है, और आवेग के एक क्षण में उसने कुछ शेखी बघार दी और परिणामस्वरूप वह अभी भी बट में दर्द महसूस कर रहा है। आखिरकार सैम ने उन शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। जैक ने अपने दोस्त की अजीब स्थिति की परवाह नहीं की और सैम से बात की। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हथियार बनाओ, उसने सैम से सीधे पूछा। सैम ने थोड़ा खुश होकर अपनी भौहें उठाईं। किस प्रकार? एक तलवार। मैं सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। ये महंगा होगा। कितना? यह आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा, लेकिन निश्चिंत रहे कि यह एक बम होगा। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं इसे बनाऊं? सैम ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। मुझे यकीन है। कीमत के बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। बातचीत खत्म हुई। शॉन ने उन दोनों की ओर देखा जो उसके साथ हवा की तरह व्यवहार कर रहे थे, और उसने अपने दांत पीस लिए। वह कुछ कहने ही वाला था कि प्रिंसिपल आ गए। वह इसे केवल लेटकर ही ले सकता था। सभी नए लोगों का स्वागत है। मैं खुशियों में समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जल्दी करूंगा। सबसे पहले मैं श्री सैम से माफी मांगता हूं जिनके साथ कल गलत व्यवहार किया गया। मैंने पहले ही बड़ों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है, इसलिए आपको उनकी परेशानी पैदा करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने काम पूरा किया, सैम सहित सभी नए खिलाड़ी आश्चर्यचकित रह गए। अब उन सभी को समझ में आ गया कि सैम अकादमी में क्यों आया था। प्रिंसिपल को किसी बात की परवाह नहीं थी और वह आगे बढ़ते रहे। विद्यालय में मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। परीक्षण के मैदान, जिन तक आपको पहुंचने की अनुमति नहीं है। आप जिन प्रशिक्षण मैदानों में हैं, उन तक पूरी पहुंच है। शिक्षण क्षेत्र और अंत में छात्र आवास। इन 4 क्षेत्रों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो पुस्तकालय, मिशन हॉल, क्रेडिट मार्केट है। इस अकादमी में सब कुछ अकादमिक क्रेडिट पर निर्भर करेगा। आप क्रेडिट शॉप के माध्यम से संसाधन खरीद सकते हैं और क्रेडिट का उपयोग करके अपने पसंदीदा पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। क्रेडिट न केवल इस अकादमी में बल्कि पूरे पश्चिमी महाद्वीप में किसी भी अन्य अकादमी में भी मूल्यवान है। इसलिए कृपया अपने क्रेडिट का बुद्धिमानी से उपयोग करें। कुछ समय में आपको पहचान टोकन दिए जाएंगे जो आपके क्रेडिट कार्ड का भंडारण भी होगा। प्रारंभ में आप सभी को 10-10 क्रेडिट दिए जाएंगे और आप उनका उपयोग बुनियादी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए कर सकते हैं, और इससे अधिक आपको स्वयं अर्जित करना होगा। आप अकादमी से स्नातक तब तक कर सकते हैं जब तक आप नौसिखिया चरण तक पहुंच जाते हैं, या जब तक आप 50,000 क्रेडिट अर्जित नहीं कर लेते तब तक आप यहां रह सकते हैं। यदि आप 50,000 क्रेडिट अर्जित करते हैं तो आप आगे की खेती के लिए सीधे काउंट शहर में अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अकादमी में बिताए गए समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि आपको 4 साल में अकादमी से निकाल दिया जाएगा, भले ही आप स्नातक भी न हुए हों। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। वरिष्ठ छात्र इसे यहां से ले जाएगा। वो बात पूरी करके बिना पीछे मुड़े चला गया। उसने सैम पर एक भी अतिरिक्त नजर नहीं डाली। आखिरकार उस पर अभी भी 100,000 स्पिरिट स्टोन का कर्ज है। जल्द ही अकादमी की वर्दी में एक वरिष्ठ आए। वह तृतीय वर्ष का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वर्दी के सीने पर 3 सितारा चिन्ह अंकित है। उन्होंने सबसे पहले कुछ कार्ड बांटे जो सिल्वर रंग के हैं। ये आपके लिए पहचान पत्र हैं। अपनी आध्यात्मिक भावना को इंजेक्ट करें और इसे चिन्हित करें, जैसे आप एक स्थानिक भंडारण के साथ करते हैं।
इसे चिन्हित करने के बाद जब भी आप आध्यात्मिक ऊर्जा का एक टुकड़ा भेजेंगे तो ये आपका नाम और क्रेडिट की राशि प्रदर्शित करेगा आपके पास। सीनियर ने समझाया। सैम सहित कई नए खिलाड़ियों ने वही किया जो सीनियर ने कहा था और विशेषताओं को देखा। सैम के कार्ड में कुल 4500 क्रेडिट है। इससे वह काफी संतुष्ट थे। ये समझाने के बाद कि क्रेडिट को कैसे स्थानांतरित किया जाए, जिसे दूसरे कार्ड से टैप करना है और अपनी इच्छा से क्रेडिट की संख्या को निर्देशित करना है, वरिष्ठ ने उन्हें छात्र आवास के लिए निर्देशित किया। सैम ने पीछा किया और अंततः उसे अपना आवास मिल गया। यह एक साधारण पत्थर का घर है, जैसा कि लावा रॉक गांव में उनका घर था। सैम ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और अंदर चला गया। अंदर पहले से ही वर्दी तैयार थी। उन्होंने इसे आजमाया और महसूस किया कि यह बिल्कुल फिट बैठता है। वह इस बात से काफी हैरान था कि उन्हें उसका माप कैसे पता चला। उन्होंने अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया और घर से बाहर आकर अन्य नए छात्रों के साथ शिक्षण भवन की ओर चल दिए। जब वह शिक्षण भवन में आया तब तक वहां पहले से ही बहुत सारे नए छात्र एक बड़े नोटिस बोर्ड पर नजर डाल रहे थे। ये शिक्षकों की सूची और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार के साथ साथ पाठ्यक्रम की लागत भी है। सैम ने बस एक नजर डाली और दूसरी नजर नहीं डाली। इसके बाद वह लाइब्रेरी गए। छात्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सैम की हर हरकत पर बुजुर्ग लिबास में एक शख्स नजर रख रहा है। सैम धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। जब उन्होंने रैक और किताबों के बड़े हिस्से को देखा तो उन्हें काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के ग्रामीण शहर में अकादमी में इतनी मात्रा में ज्ञान भंडार होगा। फिर सैम धीरे धीरे सभी अनुभागों की ओर चला और कारीगर अनुभाग नामक एक रैक पर रुक गया। सैम इस अनुभाग में आया है इसलिए नहीं कि वह कारीगर तकनीक सीखना चाहता है, बल्कि वह इस दुनिया के कारीगरों के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि कारीगर शब्द का अर्थ इस दुनिया में उसकी मूल दुनिया से अलग है, क्योंकि इसके दो ही प्रकार हैं, हथियार कारीगर और विद्वान कारीगर। तो इसीलिए सैम इस बारे में उत्सुक है। सैम ने हु इज एन आर्टिसन शीर्षक से एक किताब ली और एक खाली मेज पर बैठ गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि लोगों की संख्या किताबों की संख्या के बिल्कुल विपरीत है। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सैम को अपने उत्तर मिल गए। इस दुनिया में कारीगर शब्द कमोबेश उसकी मूल दुनिया जैसा ही है। बात सिर्फ इतनी है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। पुस्तक के अनुसार कारीगर कई प्रकार के होते हैं। शस्त्र कारीगर और विद्वान कारीगर उनमें से दो ही हैं। वे दर्जी कारीगर, पेंटर कारीगर, गोलेम कारीगर, लकड़ी कारीगर, कठपुतली कारीगर, जौहरी कारीगर, वास्तुकला कारीगर आदि हैं। फिर कारीगर टावर में ये श्रेणियां क्यों नहीं थी? दरअसल वे ऐसा करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इतने लंबे समय में इस क्षेत्र में कोई अन्य कारीगर नहीं है, इसलिए लोग उनके बारे में भूल गए और कारीगर टावर के कर्मचारियों को भी इसकी आदत हो गई। इतना ही, दरअसल काउंट सिटी आर्टिसन टावर में भी उन्हें कई अन्य प्रकार के कारीगर मिल सकते हैं। सैम ने किताब की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। C35 काली उल्का पिनरेट। लाइब्रेरी में किताब खत्म करने के बाद सैम वापस आवास की ओर चला गया, लेकिन प्रवेश द्वार पर किसी ने उसे रोक दिया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे अवरुद्ध किया था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया और उसके चारों ओर चला गया। वहीं रुक जाओ। जिस व्यक्ति ने उसे ब्लॉक किया था वह चिल्लाया, लेकिन सैम को इसकी जरा भी परवाह नहीं हुई। यदि आप अभी नहीं रुके तो आपको पछताना पड़ेगा। वह बार बार चिल्लाया, लेकिन जवाब में दरवाजा पटकने की आवाज के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने बस अपने दांत भींच लिए और मन ही मन गालियां बकता हुआ घूम गया। सैम ने दिव्य आयाम में प्रवेश किया और अब पुस्तकालय में था। वह रैक के माध्यम से चला और फिर अंततः रैक के सामने रुक गया। रैक में कई दिव्य वसीयतें शामिल थीं। यह अयस्क विश्वकोश है। रैक में दैवीय वसीयत शामिल थी जिसमें दुनिया में उपलब्ध अयस्कों के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी में भौतिक गुण, सामग्री की श्रेणी और साथ ही सामग्री की उपलब्धता आदि शामिल है। सैम ने दैवीय इच्छा को आत्मसात कर लिया और फिर जानकारी को पचाने के लिए पालती मारकर बैठ गया। इस बीच तीसरे वर्ष के छात्रों के आवास पर जिस व्यक्ति ने सैम को पहले ब्लॉक किया था, वह तीसरे वर्ष के दूसरे छात्र के सामने आज्ञाकारी रूप से खड़ा है और कहा, वह बहुत ज्यादा दबंग बॉस है। उसने ये भी सुनने की जहमत नहीं उठाई कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं हवा में हूं। वह बहुत ज्यादा अहंकारी है। तो क्या हुआ अगर वह विभिन्न व्यवसायों में माहिर था? क्या वह नहीं जानता कि मेरे पिता कौन है? मेरे पिता रैंक 2 पिल मास्टर हैं। क्या वह वास्तव में सोचता है कि कारीगर और पिल मास्टर एक ही है? पिल मास्टर के सभी प्रकार के संपर्क हैं, बिजली घरों, चिकित्सकों और दवा से संबंधित किसी भी चीज के बारे में मुझे लगता है कि वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, और जब वह घर से बाहर निकले तो मुझे बताएं। वह आदमी चिड़चिड़े ढंग से बोलते हुए खर्राटे लेने लगा। जिस कमीने ने ये खबर दी थी वह चुप रहा और धीरे धीरे बाहर निकल गया। फिर वह मन ही मन बोला, इस नए व्यक्ति के लिए कठिन समय आने वाला है। पिछली बार इस बेवकूफ एल्बर्ट ने अपने पिता की स्थिति का इस्तेमाल किया था और एक लड़की का जीवन लगभग बर्बाद कर दिया था, और अब वह एक प्रतिभाशाली नए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस समय एल्बर्ट नाम का वह व्यक्ति जो अपने पिता के पिल मास्टर होने का दावा करता था, सोच रहा है कि सैम का उपयोग कैसे किया जाए। वह नहीं जानता कि यदि उसके पिता को यह पता चलता तो वे वास्तव में क्या सोचते। आर्टिसन टावर की तरह फार्मास्यूटिकल टावर में भी कई पेशे हैं और वे हैं पिल मास्टर, हीलर और पोषण मास्टर। चूंकि ये लोग आमतौर पर कृषकों की चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, इसलिए वास्तव में उनका समाज में अन्य व्यवसायों की तुलना में एक निश्चित उच्च स्थान होता है। लेकिन इस बार एल्बर्ट ने मूर्खतापूर्ण ढंग से इस मूल्य को बहुत अधिक होने का अनुमान लगाया होगा। क्यों के लिए? अगले दिन सुबह सैम अंततः आयाम से बाहर आ गया। उन्होंने बाहरी दुनिया का लगभग 8 घंटे का समय टॉवर में बिताया, और इसका मतलब है कि उन्होंने टॉवर के अंदर 3 दिन से अधिक समय केवल सूचनाओं को पचाने में बिताया। लिविंग रूम से बाहर निकलते समय उनके सिर में हल्का दर्द हुआ। तभी उनके घर कोई आया, और वह कोई और नहीं बल्कि एकेडमी के प्रिंसिपल थे। सैम ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि उसे उसके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। माननीय प्रधानाचार्य जी, क्या आप नहीं जानते कि गोपनीयता क्या होती है? दरवाजा बंद नहीं है, प्रिंसिपल ने भावहीन होकर उत्तर दिया और कुर्सी पर बैठकर खुद को सहज किया।
सैम उसके पास आया और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और कहा, वैसे भी तुम क्या चाहते हो कि तुम आज सुबह जल्दी आ जाओ? सैम ने सीधे पूछा, क्या आपके पास कोई शिष्टाचार है? क्या आप अकादमी प्रिंसिपल के प्रति अधिक सम्मानजनक नहीं हो सकते? प्रिंसिपल सैम के व्यवहार से अप्रसन्न थे। सैम ने भौहें उठाई और उदासीन स्वर में कहा, मैं यहाँ अध्ययन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ केवल व्यापारिक सौदे के हिस्से के रूप में आया हूँ। जब से मैंने आखिरी बार अकादमी का दौरा किया था तब से एक दिन बीत जाने के बाद भी आपने सौदे के बारे में अपना पक्ष नहीं रखा और आपको शिष्टाचार के बारे में पूछने का साहस नहीं है। मैं आपके स्टेटस का उपयोग कर रहा हूँ। आपके भुगतान के बाद हम शिष्टाचार के बारे में बात कर सकते हैं। सैम ने कोई चेहरा नहीं छोड़ा और सीधे भुगतान के लिए कहा। प्रिंसिपल को अपनी भौहें हिलती हुई महसूस हुई। आप जानते हैं, किसी भी छात्र के लिए ये सम्मान की बात होगी कि मैं उनके यहाँ आया और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या हम उचित बातचीत करेंगे? आपके भुगतान के बाद हम बात कर सकते हैं। सैम टस से मज नहीं हुआ। वह वास्तव में इस आदमी के साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि प्रिंसिपल ने ही उसकी अकादमी में शामिल होने की सूचना लीक की है। वह इतना आश्वस्त क्यों था? क्योंकि प्रिंसिपल शहर के सभी लोगों में सबसे ताकतवर है और जो उस पर जासूसी करने की हिम्मत करता है, बातचीत को सार्वजनिक करने की बात तो छोड़ ही देता है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? सरल। जैसे ही सैम ये सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुआ कि वह अपने शब्दों से पीछे न हटे, वह बस पूरे शहर को इसकी जानकारी देना चाहता था। दूसरे दर्जे का कारीगर अपनी बात से मुकर रहा है। ये कितना शर्मनाक होगा। मैं तुम्हें बाद में भुगतान करूंगा। सबसे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 2 सप्ताह में हम काउंट शहर जा रहे हैं जो फाल्कन क्लिफ सिटी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ तैयार करो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आपका चयन हो गया तो आप कुछ समय तक वापस नहीं आ सकेंगे। ठीक है? और क्या ठीक है? मैं आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूँ। ओह, तुम क्या चाहते हो? बिजनेस शब्द सुनते ही सैम सतर्क हो गया। सैम के रवैये में बदलाव देखते ही प्रिंसिपल वास्तव में अपना सिर पीटना चाहते थे। मुझे आपके द्वारा बनाया गया रैंक 2 का हथियार चाहिए। सैम ने उसकी ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या आपको यकीन है? आपका क्या मतलब है? क्या आप निश्चित हैं? प्रिंसिपल चिढ़ने लगे हैं। मैं महंगा हूँ। कितना? मुझे फायर स्टील से बना एक भाला चाहिए। मैं सामग्री उपलब्ध कराऊंगा और तुम्हें ही इसे बनाना है। फायर स्टील वाला भाला? सैम सोचने लगा और आखिरकार उसने उत्तर दे दिया, 10,000 स्पिरिट पत्थर। प्रिंसिपल तुरंत क्रोधित हो गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? एक भले की कीमत इतनी कैसे हो सकती है जो रैंक 2 पर है? और मैं तुम्हें सामग्री दे रहा हूँ। यह मेरी कीमत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। हम्फ, 2 सहमत होना मूर्ख होगा। फिर वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर मुड़कर चलने लगा। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलने वाला था, उसने पीछे मुड़कर कहा, 2 सप्ताह में टीम फाल्कन क्लिफ सिटी चली जाएगी। टीम में 10 सदस्य होंगे और आप पहले से ही उनमें से एक हैं। बाकी टीम का फैसला कुछ दिनों में किया जाएगा। प्राप्त करे समय खत्म होने से पहले तैयार हो जाओ। उसने काम पूरा किया और दरवाजा खोला, इससे ठीक पहले कि वह बाहर जाने वाला था। इंतजार। सैम ने उसे पीछे से बुलाया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, प्रिंसिपल के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। वह वास्तव में सैम को कठिन समय देना चाहता था क्योंकि अब उसके पास पूछने के लिए कुछ है। लेकिन जैसे ही उसने अगले शब्द सुने, वह तुरंत खुद को मारना चाहता था। आपने मुझे अभी तक भुगतान नहीं किया है, सैम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा और मांग की। प्रिंसिपल ने दांत पीसकर एक स्थानिक अंगूठी निकाली और सैम की ओर फेंक दी। फिर वह घूमा और चला गया। वह वास्तव में अभी इस जगह से निकल जाना चाहता है। सैम ने संतुष्ट भाव से आत्मा के पत्थरों को गिना। फिर वह दूसरे कमरे की ओर मुड़ा और चिल्लाया, अब आप बाहर आ सकते हैं। फिर फिलिप मार्विन के साथ बाहर आए। उन दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी भरे भाव थे। वे दोनों सुबह जल्दी आए और देखा कि सैम अपने शयन कक्ष में नहीं है, इसलिए वे उसे ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में गए और फिर उन्होंने किसी के अंदर आने की आवाज सुनी। जब उन्होंने देखा कि यह प्रिंसिपल था तो उन्हें लगा कि कुछ गंभीर हुआ है और वे डर गए। फिर उन्होंने सैम को अचानक कमरे से बाहर आते देखा और चौंक गए। उन्हें नहीं पता कि सैम कमरे से कैसे आया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इस विचार को अपने दिमाग में छोड़ दिया और सैम के साथ मजाक करने के लिए प्रिंसिपल के जाने का इंतजार कर रहे थे। वे वास्तव में इस गंभीर व्यक्ति को एक बार उत्तेजित होते देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैम उन्हें समझेगा। तो वे बस बाहर आए और एक अजीब सी मुस्कान दी। फिर मानो उसे फिलिप की कही कोई बात याद आ गई। सैम, तो तुम स्कूल आए क्योंकि प्रिंसिपल ने तुम्हें काउंट सिटी में भाग लेने के लिए नियुक्त किया था। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार अधिकांश लोग अवसर के लिए मर जाते हैं और यहाँ सैम अवसर का लाभ उठाने के लिए पैसे वसूल रहा है। वह वास्तव में जानना चाहता है कि सैम कितना साहसी हो सकता है। इस मामले को छोड़ दो, तुम्हारे परिवार की अगली मासिक नीलामी में कितना समय है? सैम ने फिलिप के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उससे पूछा। ठीक है, 1 सप्ताह में। आप क्यों पूछ रहे हैं? फिलिप ने उत्तर दिया, इस बार मेरे पास बेचने के लिए कुछ है। जैसे ही सैम ने सोचना शुरू किया, उसने उत्तर दिया। तभी एक और शख्स घर के अंदर आया। इस बार यह जैक है और शॉन इस बार उसके साथ नहीं है। सैम ने उसे बैठने का इशारा किया और फिलिप और मार्विन की ओर मुड़ गया। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। मैंने सुना है कि एल्बर्ट की नजर आप पर है। उसके पिता एक गोली मास्टर हैं और वह जूनियर्स को धमकाने के आदी हैं। चूंकि आप एक कारीगर हैं, इसलिए वह आपसे कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप शायद ऐसा चाहें उससे दूर रहने के लिए। आखिरकार वह फार्मास्यूटिकल टावर हेड का बेटा है, भले ही उसके पिता को आपको चेहरा देना पड़े क्योंकि आप समान रैंक के हैं। यह एल्बर्ट मूर्ख है और अभी भी इस भ्रम में है कि उसके पिता उच्चतर हैं। आपकी तुलना में स्थिति, वह नौसिखिया अवस्था में है, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, फिलिप ने कहा और वह खड़ा हो गया और मार्विन के साथ चलने लगा। जब सैम ने एल्बर्ट लड़के के बारे में सुना तो वह वास्तव में डरा नहीं था। आखिरकार भले ही रैंक 2 कारीगरों को रैंक 2 पिल मास्टर्स और हीलर्स का सामना करना पड़ता है, सैम को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र अहम फैक्टर है। सैम कितने साल की है?
15 रैंक 2 कारीगरों की उम्र कितनी है? इसलिए सम्मान सैम की रैंक के लिए नहीं है बल्कि ये उसकी क्षमता के लिए है। इतना ही नहीं, सैम का साधना स्तर क्या है? स्तर 3 अनुचर। इस स्तर पर सामान्य कृषकों के पास किसी भी पेशे में केवल प्रशिक्षु स्तर होगा क्योंकि वे अंतिम चरण तक परीक्षा देने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम चरण में ऊर्जा का स्तर ऊंचा होने के कारण उत्तीर्ण होने की संभावना अधिक होती है। सैम जल्दी से अपने विचारों से बाहर आया और फिर जैक की ओर देखा जो वहीं बैठा था और उसे देख रहा था। तो तुम्हें किस तरह की तलवार चाहिए? पहले सामग्री पर नजर डालो, जैक ने कहा और फिर एक बड़ा चमड़े का बैग निकाला और सैम के सामने रख दिया। फिर उसने थैली खोलकर सामान दिखाया। सैम उस सामग्री को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने भारी मात्रा में काली धातु की रेत देखी और उसका निरीक्षण करने के लिए उसे छू लिया। काली उल्कापिंड रेत, सैम ने अनजाने में कहा। जैक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये वास्तव में काली उल्कापिंड रेत है। पुष्टि सुनकर सैम आश्चर्यचकित रह गया। काली उल्कापिंड रेत सबसे अच्छी सामग्रियों में से एक है जो हथियार बनाने के लिए उपलब्ध है और यह सबसे अच्छा हिस्सा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेत की कोई विशिष्ट रैंक नहीं होती। इतना ही नहीं, किसी भी उल्कापिंड की रेत की कोई विशिष्ट रैंक नहीं होती है क्योंकि समय बीतने के साथ साथ सामग्री की रैंक बढ़ती जाती है। उल्कापिंड की रेत रैंक 1 से शुरू होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए अपनी रैंक बढ़ाती है। यहाँ तक कि इसे हथियार या कलाकृति बनाने के बाद भी इसके साथ संबंध बनाने वाले कृषक के साथ इसमें सुधार होगा। यदि विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला कोई कल्टीवेटर नहीं है तो प्रक्रिया धीमी होगी, लेकिन यह इसे सुधारने से नहीं रोकेगा। और यहाँ तक कि यह मुख्य हिस्सा नहीं है। मुख्य लाभ यह है कि जो कुछ भी उल्कापिंड की रेत से बना है वह बाद में एक आत्मा का पोषण करेगा। इसे एक निश्चित स्तर तक पोषित किया गया आत्मा वाले हथियार या कलाकृतियां समान रैंक के किसी भी हथियार की तुलना में बहुत शक्तिशाली हैं। यही कारण है कि उल्कापिंड रेत की अत्यधिक मांग की जाती है, खासकर जब वे सबसे निचले स्तर पर होती है, क्योंकि यदि वे निम्नतम स्तर पर हैं तो साधक उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिष्कृत कर सकते हैं जब तक कि वे आत्मा प्राप्त न कर ले, जिससे हथियारों के बीच का बंधन आसान हो जाएगा। अगर किसी को पता चला कि जैक सैम को काले उल्कापिंड की रेत दिखा रहा है तो पूरे स्टारावुड शहर में अराजकता फैल जाएगी। छद्म रैंक 2 कारीगर प्रतिभा के रूप में उनकी स्थिति, सबसे कम उम्र के शिलालेख मास्टर के रूप में उनकी स्थिति बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। योद्धा और कारीगर इस सामग्री पर अपना हाथ पाने के लिए किसी भी माध्यम से जाएंगे। अब यह सामग्री एक अनुचर के हाथ में है। परिणाम के बारे में सोचकर ही उसे ठंडक महसूस होने लगी। उसने जैक की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद जैक बोला, मुझे पता है कि यह खतरनाक काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप ही ऐसा करने के लिए उपयुक्त हैं। मैं बहुमूल्य सामग्री का रहस्य छुपाने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मुझ पर विश्वास करो। सैम ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। आखिरकार वे एक दूसरे को केवल 2 दिनों से जानते थे और केवल 12 घंटे से भी कम समय एक साथ बिताया था। इतने कम समय में किसी इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। कम से कम सैम का मानना था कि वह इतने कम समय में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जैक ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बता रहा है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर सौदा करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। सैम ने बस अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोला। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद वह बोला, किस तरह का सौदा है? आप अपनी वर्तमान क्षमताओं से सबसे अच्छी तलवार बना सकते हैं और मैं आपको भुगतान करूंगा। फिर भुगतान क्या है? काली उल्कापिंड की बाकी रेत आपकी है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, चारों ओर की हवा शांत हो गई। ये शब्द सैम के दिमाग में बार बार दोहराए गए। भुगतान वह नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या आपको यकीन है? सैम ने ये पुष्टि करने के लिए कहा कि उसने गलत नहीं सुना। जैक ने सिर हिलाया और कहा, अभी मेरे पास रेत का कोई उपयोग नहीं है। ये केवल मेरे लिए बोझ होगा। कीमत न केवल प्रसंस्करण के लिए है बल्कि उस रहस्य के लिए भी है जो आपको हमें फंसाने से बचने के लिए बनाए रखना होगा। जैक की बात खत्म होने के बाद सैम ने कुछ देर तक सोचा। वह इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि डील स्वीकार करे या नहीं। वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बची हुई रेत का क्या किया जाए। वह मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने जैक की ओर देखा और कहा, मैं ये करूंगा, लेकिन ये सही जगह नहीं है। हमें इसे सबसे गुप्त जगह पर करना होगा। चलो चलते हैं, सैम ने ऊर्जावान होते हुए कहा। वह सचमुच उल्कापिंड की रेत से बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए वह जल्द से जल्द इस पर काम करने के लिए काफी उत्साहित है। जल्द ही वे दोनों आर्टिसन टावर पर आ गए। सैम ने टावर प्रमुख से मुलाकात की। क्या मेरे उपकरण तैयार हैं? मिलते ही सैम ने पूछा। टावर प्रमुख की मुस्कान क्षण भर के लिए ठिठक गई। वह बस सैम के साथ कुछ छोटी सी बात करना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष मौका भी नहीं दे रहा है। उसने असहाय महसूस किया और उत्तर दिया, वे तो बहुत पहले से ही तैयार हैं। दरअसल मैं उन्हें कल ही भेजना चाहता था, लेकिन जब मैंने सुना कि प्रिंसिपल आपकी हवेली में आए हैं तो मैंने सोचा कि यह अनुचित होगा। ठीक है, अभी सब भेज दो। दोपहर तक इंस्टॉल कर लो, मुझे कुछ जरूरी काम है, सैम ने कहा और उच्च गुणवत्ता वाले स्टारवुड का एक लॉक खरीदने के बाद किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जैक के साथ चला गया। सैम और जैक दोनों हवेली पहुंचे और कुछ समय बाद आर्टिसन टावर के कर्मचारी आए और सैम ने उन्हें ग्राउंड फ्लोर में एक खाली कमरा दिखाया और बताया कि उन्हें कमरे में कैसे स्थापित किया जाए और जैक के साथ बैठने के लिए वापस चला गया। उसने स्टारवुड निकाला और एक खंजर निकाला। जैसे ही जैक ने उसे दिलचस्पी से देखा, उसने नक्काशी करना शुरू कर दिया।